ओके बेटा, लास्ट क्लास में हमने सर्विसिंग बिजनेस का एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने आपको बना के दिया था, सही। फिर आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में नाम क्या है? इमरान प्रिंटिंग, क्या नाम है? मिस्टर अहमद। तो इसके एडजस्टिंग एंट्रीज चेक कर लें आप। तो पहली एडजस्टिंग एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और 2 एक्यूमुलेटेड क्रेडिट। ऑफिस सप्लाइज डेबिट एंड ऑफिस एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाइज क्रेडिट, इस तरीके से देख लें आप। ये इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज हैं और इसमें हमारे पास 3 अकाउंट्स बनेंगे। तो ये अकाउंट्स बनाए हमने। ऑफिस सप्लाइज W1 400 रुपये, सर्विस इनकम W2 1,05,000। ऊपर नीचे अकाउंट्स बन सकते हैं, उसका इशू नहीं है, बैलेंस यही आना चाहिए। यूटिलिटी एक्सपेंस का बैलेंस आ रहा है डेबिट में 4,000। इसके बाद आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया, तो इसमें देखें ये बैलेंसेज है और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का बैलेंस जो है वो आ रहा है 2,19,550। जिन लोगों ने कोशिश की होगी उनका बराबर आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 चेक कर रहे हैं, थर्ड नहीं कर रहा हूं मैं चेक। थर्ड का क्या बैलेंस आ रहा है? 18,275 किया आप लोगों ने? 18,275। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का बैलेंस क्या है थर्ड का? 18,275। 4 का देखें, 4 की एडजस्टमेंट है, सही, चेक कर लें। डेट कैसे लिखी है मैंने, सारी चीजें देखें। इसमें कितने अकाउंट्स बने? इसमें भी 3 अकाउंट्स बने। फिर आपने इन अकाउंट्स को कंस्ट्रक्ट किया, तो एक बना ऑफिस W1 800, सर्विस इनकम W2 1,50,000 और ऑफिस एंड एक्सपेंस W3 5,000। अब ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, ये मैंने इस वजह से नहीं भेजा, इसमें दूसरा आगे वाला भी काम हुआ हुआ है। फिर ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, इसका बैलेंस देखें आप कितना आ रहा है? 4,42,000। सही है, गुड है, अच्छी बात की है। अब आ जाएं, आगे काम कर रहे हैं। देखिए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का बना दिया था। हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया था? क्योंकि इससे पहले जो हमारा ट्रायल बैलेंस बना हुआ था क्वेश्चन के अंदर, ये ट्रायल बैलेंस अनएडजस्टेड था, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बन सकते थे। इसमें बहुत सारे आइटम्स ऐसे थे जो अनरिकॉर्डेड थे या अनअपडेटेड थे, तो हमने उनको अपडेट किया, रिकॉर्ड किया और नया ट्रायल बैलेंस बना लिया। दिस इज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। इस ट्रायल बैलेंस में शुरू में जो अकाउंट्स है ना वो एसिड्स के हैं, कैश से लेकर ऑफिस सप्लाइज तक करेंट एसिड है। कैश करेंट एसिड, अकाउंट रिसीवेबल करेंट एसिड, अलाउंस ऑफ डेटर्स कॉन्ट्रा करेंट एसिड, कमीशन रिसीवेबल करेंट एसिड, ऑफिस सप्लाइज करेंट एसिड। फर्नीचर फिक्स एसिड है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर कॉन्ट्रा नॉन करेंट एसिड, मतलब अकाउंट पेबल एंड सैलरी पेबल लाइबिलिटी, कैपिटल ओनर्स इक्विटी, कमीशन इनकम रेवेन्यू और बाकी ये सारे एक्सपेंस के अकाउंट्स हैं। तो शुरू में आपको जो अकाउंट्स नजर आ रहे हैं एसिड के, लाइबिलिटी के और कैपिटल के नजर आ रहे हैं, ये बैलेंस शीट के अकाउंट्स कहलाते हैं। इसकी मदद से हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जबकि एंड में 11 से लेकर 16 तक जो आपको अकाउंट्स नजर आ रहे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंस के अकाउंट्स नजर आ रहे हैं। तो हमने कहा था कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। बहुत सिंपल सा इनकम स्टेटमेंट होता है सर्विसिंग बिजनेस का। इसी तरीके से हम ट्रेडिंग का अकाउंटिंग साइकिल करेंगे, तो उसमें भी हमारे पास इनकम स्टेटमेंट आएगा, लेकिन वो किसका होगा? ट्रेडिंग बिजनेस का। तो उसमें आइटम्स एडिशनल आएंगे। तो इसमें इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है? इनकम स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कैसे बनाते हैं? रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस को माइनस कर लेते हैं। तो रेवेन्यूज आपको नजर आ रही है, एक ही रेवेन्यू नजर आ रही है, 13,000 रुपए कमीशन इनकम। और भी हो सकती नहीं, फी इनकम, सर्विस इनकम हो सकती थी, नहीं है ट्रायल बैलेंस में, तो उसका मतलब है नहीं है। और ये एक्सपेंसेस है। अब इसको आप इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लेके आएंगे और 13,000 में से इन तमाम एक्सपेंसेस के सम को लेस कर लेंगे। तो इन एक्सपेंसेस का सम कितना आ रहा है? 2,400 रुपए। 13,000 रुपए की आपने रेवेन्यू कमाई, 2,400 के आपने एक्सपेंसेस की अदायगी की है, तो आपने कितना एक्स्ट्रा अमाउंट कमाया? इसमें से इसको लेस कर लेंगे। इफ यू डोंट कम डेली एंड डोंट प्रैक्टिस एट होम, तो आपकी क्या हालत होने वाली है, इमेजिन इट। ये हमारा इनकम स्टेटमेंट बन रहा है। इनकम स्टेटमेंट कहने लगे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है। इनकम स्टेटमेंट एक दिन का बनता है, आखिरी दिन का, या पूरे साल का बनता है? पूरे साल का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले बिजनेस का नाम। क्या नाम है बिजनेस का? इकबाल एंड सन्स, ये नाम है ना। इसके बाद हम लिखेंगे हम क्या बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट। और यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में जो डेट लिख रहा हूं ना, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। बस सही है यार, ये डेट ऐसी ही लिखी जाएगी, इसको चेंज नहीं करेंगे आप।
फॉर द पीरियड एंडेड, इसे लिखते हैं हम, फॉर द पीरियड एंडेड, क्या डेट थी, December 31, 2008, ऐसी डेट डालनी होती फॉर द पीरियड एंडेड। इस तरीके से अगले, अगर पूरे साल का बना रहे ना इनकम स्टेटमेंट हो या कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, तो उसमें ऐसी डेट डलती है, फॉर द पीरियड एंडेड लिख के फिर डेट लिखेंगे पीरियड की लास्ट। अब क्या करना है आपको, रेवेन्यू लिखनी है और तमाम रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस को क्या कर लेना है, लेस कर लेना है। तो रेवेन्यूज में हमारे पास कौन कौन सी रेवेन्यूज है, इसके लिए हम जाएंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जो कुछ होता है, लास्ट क्लास में बोला था, याद नहीं रहता, आपकी मेमोरी शॉर्ट है भाई, जो भी होगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से होगा। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनने के बाद वंस यू हैव मेड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, सब कुछ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से लेंगे आप। तो आपको क्या चाहिए, रेवेन्यूज। तो रेवेन्यू एक ही मौजूद है आपके पास, दैट इज कमीशन इनकम W2 13,000। अटेंटिव रहे आप, यहां पर रेवेन्यूज के नीचे कमीशन इनकम, इसी फॉर्मेट में बनता है इनकम स्टेटमेंट। यू कैन नॉट क्रिएट योर ओन फॉर्मेट। W2 13,000, देखिए इसमें कॉलम बने हुए, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट इनर, इसको बोलते हैं सेकंड इनर। तो जो इनकम है ना 13,000, ये आप लिखेंगे फर्स्ट इनर में, इसी को आप कहाँ ट्रांसफर कर लेंगे, फर्स्ट कॉलम में। अगर कोई और रेवेन्यू भी होती, फी इनकम वगैरह, तो आप इसी में लिख देते, इसी में लिखते ना। कोई और रेवेन्यू होती तो उसको इसी में ऐड कर लेते आप। सारी लिखी हुई होती लाइन से, कमीशन इनकम, फी इनकम, वाला इनकम, फला इनकम, और सबके अमाउंट कहाँ आते हैं, फर्स्ट इनर में, और सब सम होके यहाँ पर आ जाती। और ये क्या कहलाएंगे आपकी अब टोटल रेवेन्यूज। अब इसमें से आपको लेस करना होगा सारे एक्सपेंसेस। आज से पहले हम सिर्फ एक्सपेंसेस बोलते हुए आ रहे थे, लेकिन आज आपको मालूम चलेगा कि जो एक्सपेंसेस है ना, ये दो टाइप के होते हैं। एक कहलाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक कहलाता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है, ऐसा एक्सपेंस जो डायरेक्टली बिजनेस को फायदा दे, यानी वो बिजनेस में यूज होती हुई नजर आए आपको। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, आपको डायरेक्ट फायदा है, हाँ एम्प्लॉय आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्विस डायरेक्ट बिजनेस में यूज हो रही है, डायरेक्ट फायदा है आपको इससे। इनडायरेक्ट फायदे का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं ताकि डायरेक्ट फायदा आप समझ सकें। आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, आप गवर्नमेंट को टैक्स जब पे करते हैं, तो ये टैक्स आपको डायरेक्ट क्या बेनिफिट दे रहा है, क्या गवर्नमेंट आके आपकी बिजनेस के अंदर काम कर रही है या बंदे भेज दिए उसने। इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, आपको बिजनेस में हेल्प करेगा। व्हाट इज दिस, क्यों, वो सर के पास जाओ और बोलो मैं रिमोट दें, सामने शाह भाई के पास, आगे आगे सम प्रॉब्लम विद इट। बहरहाल अगर अब बंद हुआ तो फिर रिमोट लेके आ जाना शाह भाई से। तो मुझे बताएं कि टैक्स से आपको डायरेक्ट फायदा तो नहीं है, लेकिन सैलरी से डायरेक्ट फायदा है। इंश्योरेंस अगर आप करवाएंगे तो उससे आपको बिजनेस में डायरेक्ट फायदा है। और ऑफिस सप्लाईज अगर यूज हो रही है, एक्सपायर हो रही है, तो डायरेक्ट फायदा है आपको। डेप्रिसिएशन से डायरेक्ट फायदा हो रहा है आपको। तो ये चीजें आपको बिजनेस में डायरेक्ट फायदा दे रही होती है। तो ये जो एक्सपेंसेस है, ये क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेकिन अगर डायरेक्ट फायदा ना दे तो ऐसे कंडीशन में वो कहलाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि एक्सपेंसेस की दो काइंड से, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग। तो अभी हम पहले ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करते हैं बिजनेस में, फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दो एक्सपेंसेस बहुत मशहूर है, इंटरेस्ट एंड टैक्स। और भी हैं आगे आप देखेंगे, लेकिन इनको याद रखिएगा। दीज टू एक्सपेंसेस आर स्पेशल एक्सपेंसेस। ये कभी भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं लिखिएगा, वरना इनकम स्टेटमेंट के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आप। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जब भी आप लिखेंगे तो इसमें इंटरेस्ट और टैक्स के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो लिखेंगे आप। इंटरेस्ट एंड टैक्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। आगे फ्यूचर में और भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल आप इन दो को याद रखें, इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर आपके पास हो तो उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं लिखेंगे आप। अब आप आइए अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, सब कुछ अब हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से ही करेंगे। ले लो
थैंक यू। बार बार स्क्रीन बंद हो रही थी इसकी। जी बेटा, अब इससे बताएं कौन कौन से एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं आपको। ऑफिस रेंट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंसेस है ना आपके। इनमें कोई इंटरेस्ट या टैक्स या कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। इसी वजह से आप डायरेक्ट इन तमाम एक्सपेंसेस को ले जाकर इधर लिख देंगे, सही। और इन सब के अमाउंट लेके आ जाएंगे। कितने कितने अमाउंट है इनके। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर का फायदा क्या है कि सारे एक्सपेंसेस एक साथ आपको मिल गए, आप डायरेक्ट लेके चले जाएंगे। ऑर्डर में नहीं बनाया होगा तो हर मर्तबा आपको हर स्टेटमेंट और हर काम में बार बार सर्च करना पड़ेगा चीजों को। इसी वजह से ऑर्डर का फायदा है। अब ये सारे आपके अमाउंट आ गए, इन सबको आप क्या कर लें, सम कर लें जी। इनको सम करेंगे तो वो टोटल आ जाएगा किसका, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। और ये माइनस होगा किसमें से, 13,000 में से। 13,000 क्या है हमारी टोटल रेवेन्यू, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमारे बिजनेस में कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। देखिए ये तो सारे एक्सपेंसेस लिखे हुए ना, रेंट पे किया डायरेक्ट फायदा है हमें, डेप्रिसिएशन हमारा जो यूज हुआ फर्नीचर डायरेक्ट फायदा है हमें, सप्लाई से डायरेक्ट फायदा है, बेड डेट से भी फायदा होता है, सेल्स होती है आपकी। अगर आप उधार पे बेचेंगे नहीं तो बेड डेट से नहीं होगा, उधार पे बेचेंगे नहीं तो आपकी रेवेन्यू भी कम होगी। इसी वजह से बेड डेट जो है वो आपको डायरेक्ट फायदा दे रहा होता है। अब आपको पता होता है कि बेड डेट तो होगा लेकिन एक कंसिडरेबल अमाउंट का होना चाहिए। सैलरी एक्सपेंस, इससे भी डायरेक्ट फायदा है। तो ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इन सब को आप क्या करेंगे, लेस कर लेंगे टोटल इसका, इसमें से माइनस करेंगे आप कितना 2400। तो ये क्या है हमारी 10,600। दिस इज अवर नेट इनकम। इसका मतलब क्या है नेट इनकम का, बताया था लास्ट क्लास में, प्रॉफिट है, सही है, वो तो पता है। नेट प्रॉफिट नेट इनकम एक ही चीज होती है। लास्ट क्लास में आपको ये मैंने कंपनी लास्ट नहीं मतलब जब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया था ना, उस टाइम मैंने आपको बताया था नेट इनकम का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि 10,600 से आपके बिजनेस के एसेट्स बढ़ गए हैं बिजनेस चलाने की वजह से। आई टोल्ड यू, इफ यू डोंट रिमेंबर द प्रीवियस वर्क, हो गई कहानी फिर। 10,600 से हमारे बिजनेस के एसेट्स इस साल बढ़े हैं। अब आप मुझे बताएं कि ऑनर का राइट ये कि हमने इनकम स्टेटमेंट बना लिया, दिस इज द इनकम स्टेटमेंट। सर्विसेज बिजनेस में इनकम स्टेटमेंट ऐसी बनता है, सारी रेवेन्यूज लिखो, ऐड करो, टोटल रेवेन्यूज निकालो, उसमें सारे एक्सपेंसेस क्या कर लो, लेस। अब आप आगे बढ़ेंगे, ट्रेडिंग का बनाएंगे तो वो थोड़ा फैलेगा इनकम स्टेटमेंट। ट्रेडिंग में भी दो होते हैं, पहला वाला थोड़ा हल्का है, उससे उसके आगे वाला और खतरनाक है। और आगे जाओगे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट बनेगा, उसमें और काम है। जब आप बिजनेसेस आगे चेंज करेंगे ना तो आपके इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के टाइटल्स चेंज होंगे, तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट चेंज होगा। दिस इज द फॉर्मेट फॉर सर्विसिंग बिजनेस ओनली। अब आप मुझे बताएं कि आपका जो ऑनर का कैपिटल था वो कितना था पहले, 5,000। ये 5,000 आपका कैपिटल था। और कैपिटल में इजाफे की मैंने क्या वजूहत बताई थी आपको पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में, कि इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़ेगा, सही है, रेवेन्यू की वजह से बढ़ेगा, एक्सपेंस की वजह से कम होगा, ड्राइंग की वजह से कम होगा। फिर मैंने जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करवाए थे तो उस टाइम क्या बताया था कि ऑनर के राइट में इजाफे की 4 वजूहत अब क्या है, इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़ेगा, सही है, नेट इनकम की वजह से बढ़ेगा, और एक्सपेंस नहीं, नेट लॉस की वजह से कम होगा, और ड्राइंग की वजह से कम होगा। यानी 4 वजूहत हैं ऑनर के राइट में तब्दीली की। और यहां पर हमारे पास मुझे बताइए क्या इनकम हमें नजर आ रही है, हाँ इनकम अभी तो हमने निकाली है 10,600। ड्राइंग नजर आ रही है, जैसी ट्रायल बैलेंस में होगी ड्राइंग होगी, तो ड्राइंग नहीं है, लॉस तो होगा ही नहीं, इनकम हुई है तो लॉस थोड़ी होगा। तो 4 वजूहत है ना ऑनर के राइट में तब्दीली की, मैं यहां लिख देता हूं। देखिए जो कैपिटल है अगर उसमें ऐड क्या क्या होगा, ये पहले भी मैं लिख चुका हूं, क्या क्या ऐड होता है भाई, इन्वेस्टमेंट मजीद की है वो, और नेट इनकम ये ऐड होती है। और अगर ड्राइंग की है आपने वो लेस होती है, और इसके अलावा अगर नेट लॉस हुआ है तो वो लेस होगा। ऐसी बात है, नेट लॉस और नेट इनकम एक साथ नहीं हो सकता। तो आपका कैपिटल आ जाएगा एंडिंग। इसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, वो कहलाता है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। ये इनकम स्टेटमेंट के बाद बन सकता है, तो अभी हम बना रहे हैं उसको। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि कैपिटल में तब्दीली कब हुई। अब आप मुझे बताएं, ये जो मैंने आपको टाइटल्स बताए हैं इसमें से कौन कौन सा हमारे सवाल में मौजूद है इस दफा। इकबाल एंड सन्स का जो हम कर रहे हैं, क्या इन्वेस्टमेंट मौजूद है उसमें मजीद, नहीं, इनकम है, ड्राइंग है, नेट लॉस है। तो बस सिंपल हमारे पास क्या होगा, कैपिटल में नेट इनकम ऐड हो जाएगी, बस और कुछ भी नहीं होगा। तो आप देखें इसमें
अभी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी बना रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। बड़ा सिंपल सा होता है, इसके ऊपर भी ये नाम आ जाएंगे सारा, एक बिजनेस का नाम, और बना क्या रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं भाई, 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे ना, बताए तो थे, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो हमारे पास अभी बन रहा है स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। तो हम यहां लिख लेंगे स्टेटमेंट, बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, कुछ भी नहीं है इसमें, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। बस आपको ये याद होना चाहिए कि ऑनर के राइट में इजाफे और कमी की क्या वजह है। और इसमें क्योंकि इस सवाल में तो कुछ है ही नहीं ज्यादा, तो हम सिंपल क्या करेंगे, कैपिटल लेंगे, कैपिटल बिगिनिंग, कितना कैपिटल था, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जाके देख लो, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कैपिटल नजर आ रहा है आपको 5000। आप इस स्टेटमेंट में क्या करेंगे, आप बोलेंगे 5000 कैपिटल था और फिर साल के दौरान इनकम हो गई, तो इनकम इसमें ऐड कर लेंगे आप। इनकम कितनी हुई है 10,600, कैसे मालूम चला, इनकम स्टेटमेंट में नजर आ रही है, तो इनकम स्टेटमेंट से इनकम को उठाएंगे और ऐड कर लेंगे, तो आपके पास ये एंडिंग कैपिटल आ जाएगा। दिस इज द फाइनल कैपिटल अमाउंट, कितना 15,600, ये फाइनल कैपिटल का अमाउंट हो गया। इधर लिख देंगे आप कैपिटल एंडिंग। इसमें ये करना होता है, अगर कोई और रीजन भी होता तो हम वो भी करते हैं, मैं आगे स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी आपको दूंगा बनाकर दूसरे क्वेश्चंस में, तो उसमें ड्राइंग भी होगी, नेट लॉस भी होगा, अभी कुछ नहीं है, तो बस इनकम ऐड करके एंडिंग कैपिटल बता दिया। अब देखिए इनकम स्टेटमेंट बनाना कोई मसला नहीं है, हमने बना लिया, लेकिन अब जो आपके साथ डिस्कशन होने वाली है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग क्या करेंगे, घर जाकर जितना काम मैं बढ़ा दे रहा हूं आगे, वो अगले 3 क्वेश्चंस में आप कर लीजिएगा। घर जाके अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से इस इनकम स्टेटमेंट को प्रोड्यूस कीजिएगा आप तीनों अगले क्वेश्चंस के अंदर, और ये स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी बना लीजिएगा। चारों न्यूमेरिकल्स के सोल्यूशन आज ही मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि आज ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सेक्शन देख रहे हैं अपना। तो देखिए मामला क्या है, मामला ये है कि आपके पास जब इनकम स्टेटमेंट बन जाता है, तो इनकम स्टेटमेंट बनने के बाद, वैसे तो आपको मालूम है ना आपके पास कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं जी, अकाउंट जो हैं कौन कौन से होते हैं आपके पास, हाँ बताइए। एसेट का अकाउंट, लायबिलिटी का अकाउंट, ऑनर्स इक्विटी का अकाउंट, रेवेन्यू का अकाउंट और एक्सपेंस का अकाउंट। तो हमारे पास अकाउंट जो हैं वो पांच टाइप के हैं, एसेट, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। लेकिन जब इनकम स्टेटमेंट बन जाते हैं ना, तो इन अकाउंट्स की 2 टाइप्स हो जाती है। 2 टाइप्स मतलब इन अकाउंट्स को 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनकम स्टेटमेंट बनने के बाद। उसका रीजन है, कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो अगले साल दोबारा ओपन करने पड़ेंगे आपको, दोबारा उनका हिसाब किताब नए सिरे से होगा। जैसे अगले साल के एक्सपेंसेस नहीं होंगे, अगले साल की रेवेन्यूज नहीं होंगी, अगले साल के जो हमारे पास ड्राइंग का अकाउंट होगा वो नया होगा, या अगले साल के एक्सपेंसेस में इस साल के एक्सपेंसेस को मिक्स कर दोगे, क्या करोगे आप, अगले साल के एक्सपेंसेस अलग होंगे ना, अगले साल की रेवेन्यूज भी अलग होंगी। तो फिर आप क्या करते हैं, आप क्लोजिंग करते हैं। क्लोजिंग का मकसद ये होता है कि आप साल के एंड में एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर उन अकाउंट्स को जो कि अगले साल नए ओपन किए जाएंगे, न्यू अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे, उसके लिए आप इस साल के उन अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। तो क्लोजिंग प्रोसेस के लिए वैसे तो 2 टाइप के अकाउंट्स, 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। लेकिन क्लोजिंग प्रोसेस के लिए अकाउंट्स को हम 2 किस्मों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक वो जो क्लोज हो जाएगा और एक वो जो क्लोज नहीं होगा। जो क्लोज नहीं होगा ना उसको हम कहते हैं रियल या परमानेंट अकाउंट, और जो क्लोज हो जाएगा उसको हम कहेंगे टेम्पररी या नॉमिनल अकाउंट। अब इन 5 में से कौन से क्लोज होंगे और कौन से क्लोज नहीं होंगे, ये सवाल डेवलप हो रहा है हमारे पास। तो एसेट के अकाउंट को हम क्लोज नहीं करते, लायबिलिटी के अकाउंट को हम क्लोज नहीं करते, तो 2 अकाउंट्स तो साइड में लग गए, ये रियल अकाउंट्स हो गए, ये वही ये ओपन रहेंगे, इनको क्लोज नहीं करेंगे हम। रेवेन्यू के अकाउंट्स को हम क्लोज कर देंगे, नए अगले साल नए रेवेन्यू के अकाउंट्स ओपन होंगे। एक्सपेंस के अकाउंट्स को भी हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब बची कौन सी, ऑनर्स इक्विटी।
आधी ऑनर इक्विटी क्लोज होती है, आधी ऑनर इक्विटी क्लोज नहीं होती। जो ऑनर इक्विटी क्लोज होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में वो है ड्राइंग अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट को हम क्लोज नहीं करते। तो देखें यहां पर क्या हुआ, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल के अकाउंट को हम क्लोज नहीं करेंगे, दे आर कॉल्ड रियल और परमानेंट अकाउंट्स। और रेवेन्यू, एक्सपेंस और ड्राइंग के अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। यानी कि एसेट और लायबिलिटी मुकम्मल तौर पर रियल या परमानेंट है, जबकि रेवेन्यू, एक्सपेंस मुकम्मल तौर पर नॉमिनल और टेम्पररी अकाउंट्स हैं। जबकि कैपिटल, ऑनर इक्विटी में कैपिटल क्या है, रियल अकाउंट, जबकि ड्राइंग क्या है हमारे पास, टेम्पररी अकाउंट, कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी नहीं है। क्लोज करने का मतलब क्या है, क्लोज करने का मतलब यह है कि जो अकाउंट है उसके अंदर मौजूद जो बैलेंस है उसे हमें कैपिटल में डालना है। आपको याद है जब हम लोगों ने एनालिसिस की थी तो आपको कहा था कि रेवेन्यू जब भी आए तो आप कैपिटल को बढ़ाने के बजाय रेवेन्यू लिख दो, कैपिटल को बाद में बढ़ा लेंगे। और एक्सपेंस जब भी आए तो आप कैपिटल कम करने के बजाय एक्सपेंस लिख दो, हम कैपिटल को बाद में कम करेंगे। ड्राइंग जब भी आए आप कैपिटल कम करने के बजाय ड्राइंग लिख दो, हम बाद में कैपिटल कम कर लेंगे। तो ये वक्त हमारे पास अब आ चुका है। क्यों? क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बन गया। हमने रेवेन्यू एक्सपेंस के अकाउंट्स को क्यों अलग से ओपन किया था? बिकॉज वी वांटेड टू फाइंड आउट नेट इनकम और नेट लॉस। नेट इनकम और नेट लॉस नहीं निकल पा रहा था ना अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो हमने कहा था भाई रेवेन्यू एक्सपेंस का अलग से डाटा नहीं है तो हमारा इनकम या लॉस नहीं निकल पा रहा। तो अब इनकम और लॉस को हम निकाल चुके हैं इनकम स्टेटमेंट बनाकर, और जब इनकम या लॉस निकल गया तो इनकम या लॉस निकल जाए तो उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंस के अकाउंट्स का कोई भी काम नहीं है, हम उन्हें क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। इसके साथ साथ ड्राइंग के अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। ड्राइंग, रेवेन्यू और एक्सपेंस के अकाउंट को टेम्परेरी तौर पर ओपन करते हैं साल के दौरान, साल के एंड में उनको क्लोज कर देते हैं। क्लोज कैसे करेंगे? तो क्लोज करने का प्रोसेस देखें आप। क्लोज करने का तरीका ये होता है, किस तरीके से आप नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो क्लोजिंग प्रोसेस यहां पे आ रहा है। तो इस क्लोजिंग प्रोसेस को पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, वो एग्जांपल आप देखिए। अभी तक हमने क्या बात की कि जब इनकम स्टेटमेंट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाकर हम इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं तो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंस के अकाउंट का पर्पस पूरा हो जाता है। तो हम उन रेवेन्यू एक्सपेंस के अकाउंट्स को इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद क्लोज कर देते हैं, और फिर अगले ईयर में रेवेन्यू एक्सपेंस के अकाउंट दोबारा से ओपन होंगे, उनमें अगले साल की रेवेन्यू एक्सपेंसेस होंगे। और इसके साथ साथ हम ड्राइंग के अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं। और क्लोज करने का मकसद क्या है कि इसको हम किस में डाल देंगे, कैपिटल में डाल देंगे ना भाई, इनको कैपिटल की जगह पे ओपन किया था। अच्छा, तो अभी हमने क्या बात की कि हमारे पास क्लोजिंग प्रोसेस के अंदर दो टाइप के अकाउंट्स हो जाते हैं। एक क्या कहलाता है हमारे पास, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को हम और क्या कहते हैं, परमानेंट अकाउंट। ये तो इसकी ट्रांसलेशन है, असल में रियल अकाउंट कहते हैं इसको। और नॉमिनल अकाउंट्स मतलब जिनको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, और रियल अकाउंट वो जो क्लोज नहीं होंगे। अब मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि फिर हम अपने क्वेश्चंस के अंदर इसको कर सकें। अब एज्यूम करें आपके पास साल के दौरान जो ट्रायल बैलेंस बना उसके अंदर एक रेवेन्यू नजर आ रही है, रेंट इनकम। और रेंट इनकम का जो बैलेंस है वो क्रेडिट में आता है। अब मैं डायरेक्ट बैलेंस लिख रहा हूं, साल के एंड में ही बैलेंस है। दिसंबर 31, 2023, दिसंबर 31, इसका बैलेंस नजर आ रहा है आपको फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए। इसी तरीके से आपके पास एक दूसरा अकाउंट है और उसका जो टाइटल है वो है कमीशन इनकम। दो रेवेन्यूज हैं आपकी। मैं सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंस के अकाउंट्स को लिख रहा हूं क्योंकि उन्हीं को क्लोज करना होता है। इसकी भी डेट आ जाएगी, क्या डेट आ जाएगी, 2003 दिसंबर 31, और बैलेंस आ गया उसका फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस। और इसके अलावा आपके पास कुछ एक्सपेंसेस भी हैं। चंद एग्जांपल रखेंगे, बाकी वो ओवरऑल पे अगर मैं फॉर एग्जांपल दो रेवेन्यूज और 4 एक्सपेंसेस की मदद से एग्जांपल दे दूं, रेवेन्यूज कितनी भी बढ़ जाएं तरीका वही रहेगा। तो अभी हम ले रहे हैं हमारे पास एक फॉर एग्जांपल सैलरीज एक्सपेंस। अब सैलरी एक्सपेंस का बैलेंस कहां पर होता है, डेबिट में होता है। 2023 दिसंबर 31, और इसका बैलेंस कितना है, इसका बैलेंस है 2 लाख रुपीस। एक और एक्सपेंस ले लेते हैं हम, और वो कौन सा है,
ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस ले लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस का भी डेबिट में बैलेंस आएगा 2023 दिसंबर 31। ये हमने सारे बैलेंसेस कहां से उठाए? अकाउंट से, लेजर से, और यही बैलेंसेस कहां पर आ रहे होंगे? हमारे एचएससी ट्रायल बैलेंस में। और इसका बैलेंस है हमारे पास 2,50,000। इसके अलावा आपके पास एक कैपिटल अकाउंट मौजूद है, कैपिटल असलम, और कैपिटल असलम कहां पर होगा? क्रेडिट में होगा। 2023 दिसंबर 31 को इसका बैलेंस आ जाएगा। इसका बैलेंस कितना है? फॉर एग्जाम्पल 8 लाख। और इसके अलावा आपके पास एक ड्राइंग का अकाउंट नजर आ रहा है, ड्राइंग असलम, और इसमें डेबिट में बैलेंस आएगा 2023 दिसंबर 31। ड्राइंग उसने की है फॉर एग्जाम्पल 50,000। अब देखिए, हम लोग इनकम स्टेटमेंट अगर बनाए तो आपको कौन कौन सी रेवेन्यूज नजर आ रही है? रेंट इनकम 3 लाख, कमीशन इनकम 5 लाख, कितना हो गया? 8 लाख। एक्सपेंसेस कितने नजर आ रहे हैं आपको? 4,50,000। अगर 8 लाख में से 4,50,000 आप लेस कर लें तो आपकी इनकम आ जाएगी ना? कितनी आ जाएगी? 3,50,000। ये 3,50,000 जाकर ऑनर के राइट में यहां पर ऐड हो जाएगा, और ये ड्राइंग ऑनर के राइट में से क्या होगी? लेस हो जाएगी। तो ऑनर का राइट अपडेटेड हो जाएगा। लेकिन हम इसको करेंगे कैसे? ये जो रेंट इनकम का अकाउंट है ना, ये हम इसे क्लोज कर देंगे। अकाउंट को क्लोज करने का तरीका ये होता है कि अकाउंट अगर क्रेडिट में है ना तो उसको डेबिट कर दो, उतने ही अमाउंट से जितना उसका बैलेंस है। अब अगर क्रेडिट में 3 लाख रुपए बैलेंस है तो 3 लाख से डेबिट करोगे ना तो ये डेबिट क्रेडिट माइनस होकर 0 हो जाएगा, तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसी तरीके से कमीशन इनकम को भी 5 लाख से डेबिट कर दो, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सैलरी एक्सपेंस को 2 लाख से क्रेडिट कर दो, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस को 2 लाख से क्रेडिट 2,50,000 से क्रेडिट कर दो, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अकाउंट क्लोज होगा। अगर मैं रेंट इनकम का अकाउंट क्लोज कर दूं तो क्या इनकम खत्म हो जाएगी? नहीं, उस इनकम को निकाल कर हम किस में ऐड कर देंगे? कैपिटल में। ये तो हमने शुरू में ही कैपिटल में ऐड कर लेनी थी, लेकिन हमने कैपिटल में ऐड करने के बजाय रेंट इनकम में डाल दी थी। अब साल के एंड में जब हम रेंट इनकम के अकाउंट को क्लोज करेंगे तो रेंट इनकम क्लोज नहीं होगी, रेंट इनकम का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। रेंट इनकम वहां से निकल कर किस में चली जाएगी? कैपिटल में चली जाएगी। तो इसे हम कहते हैं कि रेंट इनकम अकाउंट इज बीइंग क्लोज्ड, बट रेंट इनकम इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम रेंट इनकम अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कैसे ट्रांसफर होगा? यानी असल में 2 काम हो रहे हैं, अकाउंट क्लोज हो रहा है और अकाउंट के अंदर जो मौजूद है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो हम इसको क्लोज करने के लिए यही डेट लिखेंगे 2023 दिसंबर 31, और इसको हम डेबिट कर देंगे कितने से? 3 लाख से। कहां पर? क्लोजिंग प्रोसेस में कर रहे हैं हम ये काम। अब ये यहां से निकलेगा और यहां से निकल के कहां चले जाएगा? ये कैपिटल में, और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्या कमीशन रेंट इनकम पहले अपने अकाउंट में क्रेडिट में थी, डेबिट में थी? क्रेडिट में थी, तो वो निकल के कैपिटल के अकाउंट में भी कहां पर आएगी? क्रेडिट में। और दूसरी तरीके से देखें आप, इनकम कैपिटल को बढ़ाती है कम करती है? बढ़ाती है। आप जवाब दें भाई, इसको बाहर करो। सोच नहीं, आप जो है वो मस्त हुए हैं। कैपिटल को बढ़ाती है इनकम या कम करती है? बढ़ाती है। और कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल क्रेडिट होता है, डेबिट होता है? क्रेडिट होता है। ओ भाई, जब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो ये जो इनकम है ना, ये कैपिटल की क्रेडिट साइड पर ही जानी चाहिए। इसको 2-3 तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए, आपको कमीशन रेंट इनकम को क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ा ना, सही है? तो ये क्रेडिट में थी, तो अब कैपिटल के अकाउंट में भी क्रेडिट में ही आएगी। दूसरा, इनकम कैपिटल को बढ़ाती है, और जब इनकम कैपिटल में ट्रांसफर होगी तो कैपिटल को बढ़कर क्रेडिट ही होना पड़ेगा। इसी वजह से 3 लाख रुपए आप कहां लिखेंगे? कैपिटल की क्रेडिट साइड पर 3 लाख रुपए यहां लिखेंगे, और ये पहली एंट्री आपने बनाई, और 3 लाख रुपए ये मैं लिख देता हूं यहां पर। रेंट इनकम ट्रांसफर की हमने, एक ट्रांसफर हो गया, एक अकाउंट क्लोज हो गया रेंट इनकम का, और रेंट इनकम ट्रांसफर होकर कैपिटल में आ गया। अच्छा, इसी तरीके से कमीशन इनकम को करेंगे। कमीशन इनकम कहां पर है? क्रेडिट में। इसको क्लोज करने के लिए भी क्या कर लेंगे? डेबिट। तो कमीशन इनकम भी डेबिट हो गई। कितने ने डेबिट होगी? 5 लाख से। तो कमीशन इनकम क्लोज हो गई? नहीं, कमीशन इनकम क्लोज नहीं हुई। कमीशन इनकम का अकाउंट क्लोज हो गया। अब ये कमीशन इनकम यहां से निकलेगी। अच्छा, 0 हो गया ना, ये 5 लाख 5 लाख डेबिट क्रेडिट, 5 लाख से 5 लाख माइनस 0।
ये कमीशन इनकम निकल कर आकर यहाँ पर कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगी, कितने से 5 लाख से। और यहाँ आप क्या लिख देंगे कि कमीशन इनकम कैपिटल में आ गई, सही है। अभी हमने रेवेन्यू कैपिटल में डाल दी, और ये हमने शुरू में कहा था ऐसे हम करेंगे। अभी फिलहाल हम ये अकाउंट ओपन कर रहे हैं, साल के एंड में हमें रेवेन्यू का एक्सपेंस कैपिटल में डाल देंगे। इसी तरीके से इधर आइए आप, ये जो सैलरी एक्सपेंस है इसके अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। 2023 दिसंबर 31 को हम इसे, असल में रेवेन्यू की वजह से ऑनर का ही राइट बढ़ना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू की वजह से एसिड बढ़ते हैं तो कैपिटल बढ़ना चाहिए, एक्सपेंस की वजह से एसिड कम होते हैं तो कैपिटल कम होना चाहिए। लेकिन अगर हम डायरेक्ट कैपिटल पे इफेक्ट डालते हैं तो आज इनकम स्टेटमेंट नहीं बनता, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंस का डाटा ही नहीं होता है जैसे ट्रायल बैलेंस में। अब इसे हम क्रेडिट करके क्लोज कर रहे हैं जी। क्लोजिंग में कितने से क्रेडिट करूं? 2 लाख से। अब ये क्या सैलरी एक्सपेंस क्लोज हो गया? सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट क्लोज हुआ है, सैलरी एक्सपेंस क्लोज नहीं हुआ। ये एक्सपेंस निकलेगा और जाकर कैपिटल को डेबिट करेगा, क्रेडिट डेबिट करेगा। तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं आप। एक तो ये देखें सैलरी एक्सपेंस कहाँ मौजूद था? डेबिट में, तो ये कैपिटल में भी डेबिट में ही आएगा। दूसरा, एक्सपेंस कैपिटल को कम करते हैं बढ़ाते हैं, कैपिटल कम होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। इसी वजह से आपको डेबिट करना पड़ेगा। 2023 दिसंबर 31 को हम इसको डेबिट कर रहे हैं, कितने से? 2 लाख से। और रीजन क्या है? सैलरी एक्सपेंस। ये हमने कर दिया एक और। इस तरीके से सारे अकाउंट्स क्लोज किए जाएंगे। अब आइए, कौन से अकाउंट्स? नॉमिनल अकाउंट्स, एक्सपेंस, रेवेन्यू और ड्राइंग। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, इसको भी आप कर दें। 2023 दिसंबर 31 को क्रेडिट करेंगे आप क्लोजिंग में, कितने से? 2,50,000 से। ये कर दिया आप। अब ये निकल कर आएगा और 2,50,000 से ये कैपिटल को कम करके डेबिट कर देगा। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस का अकाउंट क्लोज हो गया और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई अपने अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में। अब कितना कैपिटल हो चुका है? ये 8 लाख में, या हम 8 लाख ऐड करेंगे, ये हो गया 16 लाख। 16 लाख में से ये आप 4,50,000 रुपए लेस कर लें, कितना हो गया? अब ये जो ड्राइंग अकाउंट है इसे भी क्लोज करना है। इसे क्लोज करने के लिए क्या करेंगे आप? 2023 दिसंबर 31 को इसको भी क्रेडिट करेंगे, इसका अकाउंट भी खत्म। और क्लोजिंग में कर रहे हैं ये कितने से? 50,000 से। और ये जब क्लोज हो गया तो अकाउंट तो क्लोज हो गया, लेकिन ड्राइंग क्लोज नहीं हुई। ड्राइंग कैपिटल में ट्रांसफर होगी और कैपिटल क्या कर देगी? कम कर देगी। और यहाँ क्या लिख देंगे आप? ड्राइंग की वजह से ये डेबिट होके कम हो गया। अब देखिए कैपिटल अकाउंट का अब फाइनल बैलेंस कितना आया। हम क्या करेंगे? हम क्रेडिट को सम कर लेने चलें जी। क्रेडिट में कितना आ रहा है टोटल? और 16 लाख आ गया। और इधर का टोटल कितना आ गया हमारा? तो 16 लाख में से 5 लाख लेस करेंगे, कैपिटल का फाइनल बैलेंस आ गया 11 लाख। ये 11 लाख बताएंगे हम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का हमारा कैपिटल इतना है। अब हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट क्लोज हो गए। अब हमारा जो नया ट्रायल बैलेंस बनेगा उसमें ये रेवेन्यू एक्सपेंस और ड्राइंग नहीं आएगा। दे वर द नॉमिनल अकाउंट, दे हैव बीन क्लोज्ड एंड दे हैव बीन ट्रांसफर्ड। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में और प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में कैपिटल पुराना वाला ही आता है 8 लाख। ये 8 लाख लिखा है ना बिगिनिंग, यही आता है। लेकिन जैसे ही आप क्लोजिंग प्रोसेस परफॉर्म करेंगे आपका कैपिटल चेंज हो जाएगा। और अभी मैंने आपको क्लोजिंग प्रोसेस के बारे में क्या बताया? एक्सपेंस, रेवेन्यूज और ड्राइंग के अकाउंट को साल के एंड में क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने का तरीका क्या है कि रेवेन्यूज क्रेडिट में होती है, क्लोज करने के लिए डेबिट कर दो और उसके बैलेंस को निकाल के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में डाल दो, कैपिटल को बढ़ा दो। एक्सपेंसेस कहाँ होते हैं? डेबिट में होते हैं। क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दो, उनके बैलेंसेस को निकाल के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में डालो, कैपिटल कम कर दो। ड्राइंग के साथ भी यही करो जो एक्सपेंस के साथ किया है। लेकिन इस तरीके से क्लोजिंग एंट्री बनाने में ना एक मसला है। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर ये एक्सपेंसेस जो मैंने लिखे 2, ये 15 होते और रेवेन्यूज हमारी 7-8 होती, ड्राइंग 1 है, तो ये कैपिटल का अकाउंट है ना तो बड़ा कचरा हो जाता। इसी वजह से कैपिटल अकाउंट में से ये रश कम करने के लिए एक दूसरा तरीका है वो यूज किया जाता है। और वो तरीका क्या है? गौर से सुनिएगा। यही तरीका है, बस थोड़ा सा तब्दीली है उसके अंदर, कि वो बोलते हैं कि भाई नहीं, हम कैपिटल के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंस और ड्राइंग, रेवेन्यू एक्सपेंस को डायरेक्ट क्लोज नहीं करेंगे। वो बोलते नहीं, ऐसे नहीं किया जाएगा। अब दोबारा से देखिएगा क्या कह रहा है वो कह रहा है नहीं भाई, दोबारा से चीज को देखते हैं, ऐसे नहीं करेंगे। ये जो मैं बोल रहा हूं ना सारा, ये मैं आपको लिख के दूंगा।
लिखा हुआ है मेरे पास, गौर से सुने। वो बोल रहा है दोबारा से वही कंडीशन कर ली पुरानी वाली कि हमारे पास ये अकाउंट से रेवेन्यू एक्सपेंस का एसेट लायबिलिटी, और एसेट लायबिलिटी का अकाउंट क्यों नहीं लिखे मैंने यहाँ पर? अच्छा ये मेरी एग्जाम्पल है, ये मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया, ये एग्जाम्पल है। आप ये नहीं समझें कि प्रीवियस क्वेश्चन में ढूंढना शुरू कर दिया, पता चल रहा है। मैंने एसेट और लायबिलिटी क्यों नहीं लिखी? क्योंकि वो रिया अकाउंट क्लोज नहीं होंगे। अब उसने कहा देखो भाई एक काम करो, इस तरीके जैसे तुमने अभी काम किया था ना, एक मसला तो ये है कि पता नहीं चल रहा कि कैपिटल इनकम की वजह से कितना बढ़ रहा है। हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो। आप एक काम करें, आप ये जो सारे बैलेंसेस ट्रांसफर कर रहे हैं ना, इसके लिए पहले एक नया अकाउंट बनाएं और सब कुछ उसमें ट्रांसफर करें। अभी वहां से निकाल के कैपिटल में डाल दें तो कैपिटल में वन टाइम पोस्टिंग होगी, उससे एक फायदा होगा। अभी फायदा आपको नजर आएगा, आप देखिएगा क्या फायदा उसने बोला एक अकाउंट बनाया, उसका नाम रखे इनकम समरी। ये इसका एक और नाम है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। ये टेम्पररी अकाउंट है, ये सिर्फ क्लोजिंग प्रोसेस के लिए ओपन किया जाता है। जिंदगी भर आप आपका इसका सामना होता रहेगा। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी ये अकाउंट क्या है? ये कहते हैं आपको रेवेन्यू क्लोज करनी है ना, आप रेवेन्यू के अकाउंट को डेबिट करेंगे। सही है, 2023 दिसंबर 31 को रेवेन्यू को आपने डेबिट किया क्लोजिंग प्रोसेस में। वही कर रहा हूं, देखो मैं रेवेन्यू के अकाउंट को क्लोज करने का वही तरीका है, क्रेडिट में था, क्लोज करने के लिए डेबिट कर दिया। इसी तरीके से आपके पास ये जो अकाउंट है कौन सा, कमीशन इनकम, इसको भी क्या करें आप डेबिट कर दें 2023 दिसंबर 31 को, और इधर लिख दें क्लोजिंग, और ये भी क्लोज हो गया कितने से, 5 लाख से। अब इनको कैपिटल में नहीं डालें, आप इनको ट्रांसफर करें कहां पर, इनकम समरी में, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल में कहां डालते थे हम रेवेन्यूज को, डेबिट में, क्रेडिट में। तो इधर भी आप क्रेडिट में लिख दें इसको, 2023 दिसंबर 31 को आप क्रेडिट में डालने। कितना कितना अमाउंट था, 5 लाख था, रेंट इनकम था, कमीशन इनकम कितना था, 3 लाख। ये दोनों आपने पहले अपने अकाउंट में क्रेडिट में थे, अब इनकम समरी के अकाउंट में क्रेडिट में आ गए। इससे एक फायदा है, आप देखिएगा अभी आपको फायदा नजर आएगा। एक फायदा तो ये है कैपिटल में डायरेक्ट सारे अकाउंट नहीं जा रहे तो वहां रश कम होगा। 3 लाख कितना कितना था, 3 लाख और 5 लाख ना, ये तो गलत लिखा हुआ। 3 लाख क्या था रेंट इनकम, और ये 5 लाख था। अल्टीमेटली काम वही होगा। कैपिटल का फाइनल बैलेंस कितना आ रहा था, 16 में से 11 लाख आ रहा था फाइनल बैलेंस, 11 लाख ही आएगा, आप देखिएगा। अब इसी तरीके से कह रहा है कि भाई एक्सपेंस को क्लोज करने हैं ना, इनको डेबिट करो 2023 दिसंबर 31 को। देखिए क्लोजिंग प्रोसेस आप भी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, आगे जाके मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे बताएं कि क्लोजिंग प्रोसेस में क्या होता है, क्योंकि मैं आपको यही क्लोजिंग प्रोसेस ट्रेडिंग बिजनेस में भी करवाऊंगा। वहां मैं आपको बताऊंगा देखिए पिछले क्लोजिंग प्रोसेस में ये हुआ था, अब ऐसे होगा। यानी वहां पे मैं सिर्फ 3-4 मिनट के अंदर क्लोजिंग प्रोसेस बता दूंगा आपको। यहां तो मैं पूरा टाइम ले रहा हूं, पूरा टाइम लेकर आपको सारी चीजें कंप्लीट बता रहा हूं। अब ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि मैं ट्रेडिंग के अंदर शुरू से सारी बात बताऊंगा, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और ये अला फला, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। मैं ये बता दूंगा दीज आर द नॉमिनल अकाउंट, दीज आर द रियल अकाउंट्स। जी अच्छा, तो हमने गलत जो है वो साइड गायब कर दी। एक्सपेंस के अकाउंट का बैलेंस कहां पर होता है, ये तो सही किया था ना, क्रेडिट में था, डेबिट किया उसको। हाँ, इनके बैलेंसेस, इसका बैलेंस 2 लाख था डेबिट में, और यहां क्या लिख देंगे हम, बैलेंस। इसे क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट 2023 दिसंबर 31 को हम क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे कितने से, 2 लाख से। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस का बैलेंस भी कहां पर होता है, डेबिट में होता है। कितना बैलेंस था, 2,50,000। अब इसको क्लोज करने के लिए हमने क्रेडिट कर दिया 2,50,000 से। अब ये अकाउंट अपने अकाउंट में कहां पर थे, डेबिट में, ये भी डेबिट में था, ये भी डेबिट में था। अभी क्लोज हो गए, क्रेडिट हो गए, 0-0 हो गए, लेकिन ये इनकम समरी के अकाउंट में कहां पर चले जाएंगे, डेबिट में। 2023 दिसंबर 31 को 2 लाख से डेबिट होगा, किस वजह से, सैलरी एक्सपेंस की वजह से, और इसके अलावा 2,50,000 से डेबिट होगा किस वजह से, ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस की वजह से। अब आप देखिए ये जो इनकम समरी का अकाउंट आपको नजर आ रहा है, इसकी क्रेडिट साइड पर आपको क्या नजर आ रही है? रेवेन्यूज। डेबिट साइड पे क्या नजर आ रहे हैं? एक्सपेंसेस। हमेशा यही होगा कि आपको इनकम समरी या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी की डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस नजर आएंगे और क्रेडिट साइड पर क्या नजर आएंगे? रेवेन्यूज। तो मैं यहां लिख देता हूं, दीज आर रेवेन्यूज एंड दीज आर एक्सपेंसेस। ये हो गई कहानी। अब इस अकाउंट को भी क्लोज कर दिया जाएगा। तो पहला स्टेप हमने क्या किया? हमने बोला रेवेन्यू के अकाउंट्स को क्लोज करो। क्रेडिट में थी, क्लोज करने के लिए डेबिट किया और सारे रेवेन्यूज को निकाल के इनकम समरी में क्रेडिट में डाल दिया। एक्सपेंसेस के अकाउंट डेबिट में थे, उनको क्लोज करने के लिए क्रेडिट किया और सारे एक्सपेंस को निकाल के कैपिटल की इनकम समरी की डेबिट साइड पे डाल दिया। अब इस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। अब आप मुझे बताएं इस अकाउंट का बैलेंस कितना है? बैलेंस से क्लोज होता है अकाउंट। इसका बैलेंस कितना है? ये 8 लाख और ये 4,50,000। तो बैलेंस कितना आया? ये 3,50,000 क्या है? रेवेन्यू थोड़ी, नेट इनकम है। मतलब रेवेन्यू क्रेडिट साइड पर है और उस रेवेन्यू में से असल में एक्सपेंसेस लेस हो रहे हैं। तो इसका जो बैलेंस आ रहा है वो अभी फिलहाल कहां पर आ रहा है? क्रेडिट में आ रहा है, डेबिट में आ रहा है? ज्यादा कहां पर है? ज्यादा अमाउंट क्रेडिट में है। तो इधर इसका बैलेंस क्रेडिट साइड पर आ रहा है। कितना बैलेंस आ रहा है इसका? इसका बैलेंस आ रहा है 3,50,000। इसका मतलब है अगर इस अकाउंट को मुझे क्लोज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 3,50,000 में डेबिट में जैसे ही लिखूंगा ये अकाउंट जीरो हो जाएगा। तो इस अकाउंट को क्लोज करेंगे हम। अब देखिए इस तरीके से करने का फायदा क्या हुआ कि पहले मैंने रेवेन्यूज क्लोज की, फिर एक्सपेंसेस क्लोज किया। अब मैं इसको भी क्लोज कर दूंगा और इसको क्लोज करने के लिए मैं इसको 3,50,000 से डेबिट करूंगा और यहां लिखूंगा क्लोजिंग। और ये 3,50,000 रुपए जाकर कैपिटल में जाकर क्रेडिट होंगे, डेबिट होंगे? क्रेडिट क्यों होंगे? क्योंकि इनकम समरी में क्रेडिट में था ना 3,50,000 बैलेंस, तो इधर भी क्रेडिट में आएगा, एक रीजन। दूसरा, इनकम समरी के अकाउंट में क्रेडिट में रेवेन्यूज थी, डेबिट में क्या था? एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यूज ज्यादा थी, एक्सपेंसेस कम थे। तो जो 3,50,000 थी ना, ये हमारी इनकम थी। और इनकम को असल में हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें? यानी हम लोगों ने अभी पीछे जो इससे पहले किया था उसमें हमने क्या किया था? रेवेन्यूज के अकाउंट को डायरेक्ट कैपिटल में डाल दिया था, एक्सपेंसेस के अकाउंट में को डायरेक्ट कैपिटल में डाल दिया था। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? हम इनकम समरी में से निकाल के जो कैपिटल में डाल रहे हैं वो ना रेवेन्यू है ना एक्सपेंस है, वो क्या है? वो नेट इनकम है। इसी वजह से हम कह रहे हैं वी आर ट्रांसफरिंग नेट इनकम फ्रॉम इनकम समरी अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो 3,50,000 रुपए से तो क्रेडिट करेंगे और ये हमारी नेट इनकम ट्रांसफर हुई है कहां से? इनकम समरी से। अभी टाइटल्स को छोड़े, मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा हूं वो देखें। टाइटल्स मतलब नेट इनकम लिख रहा हूं, कभी क्लोजिंग लिख रहा हूं। ओके, अब बताएं कैपिटल कितना हो गया? मैंने ड्राइंग को क्यों नहीं डाला इनकम समरी में? क्योंकि हम ये चाहते थे कि इनकम समरी में वो अकाउंट्स आए जो इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स हैं, ताकि इनकम समरी का जो बैलेंस बने वो क्या बने? इनकम या लॉस जो बचता है वो बने। और इनकम समरी से निकलकर कैपिटल में क्या जाए? इनकम या लॉस जाए। अगर हम ड्राइंग को भी इनकम समरी में डाल देते तो ड्राइंग इज नॉट यूज इन इनकम स्टेटमेंट। ड्राइंग जो है वो ना रेवेन्यू है ना एक्सपेंस है। ड्राइंग को इनकम समरी में नहीं डाल सकते, वरना इनकम समरी में इनकम या लॉस थोड़ी निकलेगा। ड्राइंग को डायरेक्ट कैपिटल में क्लोज करेंगे। ड्राइंग इज द अकाउंट दैट इज डायरेक्टली क्लोज टू कैपिटल। कैसे? ड्राइंग डेबिट में क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट कितने से? 50,000 से, और सामने क्या लिख देंगे? क्लोज हो गया। और इसको ले जाकर हम कैपिटल में डेबिट कर देंगे 50,000 से। ये डायरेक्ट क्लोज होगा। और अब मुझे बताएं बैलेंस निकालें। 11 लाख आ गया दोबारा। ये प्रोसेस सही है। मैंने पहले डायरेक्ट कैपिटल को क्लोज, कैपिटल में रेवेन्यू एक्सपेंस को क्यों डाला था? आपका पुराना वाला कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। लेकिन आपको यहां बताया गया कि अगर ये प्रोसेस उससे ज्यादा बेटर है ना, एक तो कैपिटल में रश नहीं लगा, दूसरा कैपिटल में जो अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है ना, रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रांसफर नहीं हो रही, रेवेन्यू एक्सपेंस को माइनस करके जो निकल रहा है वो ट्रांसफर हो रहा है। और हमारे पास तो वैसे भी नेट इनकम स्टेटमेंट बन चुका है, तो नेट इनकम निकल चुकी है, तो कैपिटल में नेट इनकम ही जानी चाहिए। अब मुझे एक बात बताएं, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप यह है कि सारी रेवेन्यूज क्रेडिट में होंगी, सबको क्लोज करने के लिए डेबिट करो और उन सबको निकालकर इनकम समरी की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दो। क्लोजिंग एंट्रीज आर इन फैक्ट ट्रांसफरिंग एंट्रीज। इन दीज एंट्रीज वी ट्रांसफर अमाउंट्स फ्रॉम रेवेन्यू एक्सपेंस एंड ड्राइंग अकाउंट्स। रेवेन्यू एक्सपेंस से इनकम समरी में जाता है, इनकम समरी से कैपिटल में, और ड्राइंग से डायरेक्ट कैपिटल में। तो पहला रेवेन्यू एक्सपेंस को, रेवेन्यूज को क्या करो? डेबिट करो, क्लोज करो और इनकम समरी की क्रेडिट साइड पर डाल दो।
और सारे एक्सपेंसेस डेबिट में होते हैं, क्लोज करने के लिए क्रेडिट करो, उन सबको इनकम समरी की डेबिट साइड पे डाल दो। उसके बाद कंपेयर करो क्रेडिट साइड बड़ी है या डेबिट साइड बड़ी है। अभी हमारी क्रेडिट साइड बड़ी थी, इसका मतलब है रेवेन्यू ज्यादा थी, एक्सपेंसेस कम थे, तो क्रेडिट में बैलेंस आया और उसको हमने बोल दिया दिस इज नेट इनकम, और उसी अमाउंट से हमने इनकम समरी को डेबिट किया और वो अमाउंट निकालकर कैपिटल की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अगर डेबिट साइड बड़ी हो जाती, फॉर एग्जाम्पल डेबिट साइड में मैं 10 लाख का एक और एक्सपेंस डाल दूं, तो फिर डेबिट साइड पे तो एक्सपेंसेस हैं, क्रेडिट साइड पे रेवेन्यूज हैं, तो डेबिट साइड बड़ी होने की वजह से हम बोलते हैं नेट लॉस है, और बैलेंस फिर कहां पर आता है, इनकम समरी का डेबिट में। तो फिर उसे क्लोज करने के लिए बैलेंस अमाउंट से क्या करते, अरे भाई डेबिट में अगर एक्सपेंसेस होते ज्यादा और क्रेडिट में होता है हमारे पास कम रेवेन्यूज, तो फिर क्लोज करने के लिए इनकम समरी को क्या करते आप, क्रेडिट करते डेबिट करते, क्रेडिट करते। क्यों? क्योंकि डेबिट में ज्यादा होता है। अभी मैं इसको बना लेता हूं, चलो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बना दूं 8 लाख रुपए। अब आप देखें, अब अगर ये वाली कंडीशन हो जाए तो ये कितना हो गया 10,50,000 और ये कितना है 8 लाख, तो डेबिट में तो एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए। ऐसी कंडीशन में ये इनकम नहीं है, लॉस है। कितना लॉस है, 10,50,000 में से 8 लाख लेस करें 2,50,000, ये 2,50,000 डेबिट में बैलेंस आ रहा है। अब इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए मैं डेबिट थोड़ी करूंगा, डेबिट करूंगा तो जीरो होगा ही नहीं है, मुझे 2,50,000 से इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो अब ये बराबर हो जाएगा 10,50,000 10,50,000, और ये 2,50,000 हमारी इनकम नहीं है, नेट लॉस है। और ये इनकम समरी को क्लोज करने के लिए मैं क्रेडिट करूंगा और ये लॉस निकाल कर कैपिटल में कहाँ डालूंगा, डेबिट में। डेबिट में क्यों? क्योंकि लॉस कैपिटल को कम करता है और कैपिटल कम होगा तो डेबिट होगा। यानी कि रिजल्ट क्या निकला कि रेवेन्यू के अकाउंट्स को क्लोज करने का एक ही तरीका है, क्रेडिट में डेबिट करना है और वो सारे ले जाके इनकम समरी में क्रेडिट करना है। फिक्स है ये, आंधी है तूफान है तब्दील नहीं हो गई। एक्सपेंस के अकाउंट को क्लोज करने का एक ही तरीका है, डेबिट में क्लोज करने के लिए क्रेडिट और सारे निकाल के इनकम समरी में डेबिट कर देना है, ये भी कभी भी तब्दील नहीं होगा। तीसरा स्टेप जो है ना इनकम समरी वाला, ये चेंज होगा, क्योंकि रेवेन्यू भी ज्यादा हो सकती है, एक्सपेंस भी ज्यादा हो सकता है। अगर रेवेन्यू ज्यादा होगी तो बैलेंस क्रेडिट में आएगा, तो इनकम समरी को क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे। अगर डेबिट में ज्यादा हुआ तो एक्सपेंस ज्यादा होंगे, तो इनकम समरी को क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे। ये स्टेप चेंज हो सकता है जब आप कंपेयर करेंगे इनकम समरी की डेबिट और क्रेडिट साइड। तो इसकी एंट्री दो तरीके से बन सकती है। ड्राइंग का अकाउंट एक ही तरीके से क्लोज होगा, डेबिट में क्लोज करेंगे क्रेडिट और इनकम समरी कैपिटल में क्या कर देना, डेबिट कर देना। इसी क्लोजिंग प्रोसेस को मैंने लिखकर आपको पहले बताना है, लिखा हुआ है मेरे पास, उसको हम देखेंगे। उसके बाद फिर अपने वाले क्वेश्चन के अंदर ये एंट्रीज बनाएंगे। ये एंट्रीज मैंने आपको अकाउंट की मदद से बताई है ना, अभी असल में ये एंट्री फॉर्म में बनेगी। एंट्री फॉर्म में कैसे, रेंट इनकम डेबिट, डेबिट हुआ था ना, और इनकम समरी क्रेडिट, कमीशन इनकम डेबिट, इनकम समरी क्रेडिट। और ये देखें रेंट एक्सपेंस डेबिट में था, क्रेडिट किया, और इनकम समरी को क्या किया, डेबिट, तो क्या एंट्री बनी, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट, सारे क्रेडिट होंगे। और डेबिट क्या होगा, इनकम समरी नाम है ना, नाम याद नहीं हुआ आपको शायद। पहली एंट्री क्या बनी, क्या पढ़ी हमने कि सारी रेवेन्यूज क्रेडिट में होती है ना भाई, तो क्या एंट्री बनेगी इसको क्लोज करने के लिए, रेंट इनकम, कमीशन इनकम, फी इनकम, ये सब क्या हो जाएंगी, सब क्या हो जाएंगी, ये जो सारी रेवेन्यूज है इन सबके बैलेंसेस। भाई नशे की हालत में जब बाहर आओगे तो फिर सही जवाब दे सकते हैं। ये जो सारी रेवेन्यूज है ये क्रेडिट में होती है ना, हाँ, तो पहली एंट्री में क्या करेंगे, इन सबको डेबिट कर देंगे। अब एक साथ एंट्री बोल देना है, पैराग्राफ फॉर्म में मुझे तकरीर नहीं बताएं, बताइए अगर मुझे इन रेवेन्यू को क्लोज करना है तो क्या करूंगा, रेंट इनकम डेबिट, कमीशन इनकम डेबिट, फी इनकम डेबिट, जितनी भी रेवेन्यू है सब डेबिट, और इनकम समरी क्रेडिट। इनकम समरी क्रेडिट करके सारी रेवेन्यूज को इनकम समरी की क्रेडिट साइड पर डाल दिया। अब एक्सपेंसेस को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, सारे एक्सपेंसेस कहां होते हैं, डेबिट। क्लोज करने के लिए क्या करोगे, सारे क्रेडिट, सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, सब क्रेडिट, सारे अकाउंट क्लोज हो गए। और इन सब की जगह पे डेबिट किसे करेंगे, इनकम समरी को। ये दो एंट्रीज हो गई, फिक्स है, हमेशा ऐसी बनेगी। तीसरी एंट्री में इनकम समरी को क्लोज करना है और कैपिटल में डालना है। अब अगर क्रेडिट में ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है, इनकम है, तो इनकम समरी डेबिट, तो फिर कैपिटल क्रेडिट, इनकम कैपिटल को बढ़ाती है। और डेबिट में ज्यादा है तो एक्सपेंस ज्यादा है, तो इनकम समरी क्रेडिट और कैपिटल को
डेबिट, क्योंकि लॉस कैपिटल कम करता है। और ड्राइंग को क्लोज करने का एक ही तरीका है, ड्राइंग हमेशा डेबिट में होगा, क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, ड्राइंग क्रेडिट, कैपिटल डेबिट। तो आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने सब लिख के दिया आपको, मैं आपको बता दूं कहाँ लिख के दिया। अब सही है। तो देखिए आपको बताया था कि दो टाइप के अकाउंट होते हैं। ये जो पूरा अकाउंटिंग साइकिल है ना, एक तो एडजस्टमेंट में हम रुकते हैं थोड़ा, 3 अच्छे खासे दिन उनको पढ़ा था। क्लोजिंग प्रोसेस का ये 1 दिन जाता है, इसके बाद क्लोजिंग प्रोसेस कभी भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन करेंगे उस दिन आप लोग बताएंगे, सही है, नींद में से उठ के। तो दो टाइप के अकाउंट्स हैं, रियल या परमानेंट अकाउंट कौन सा है, जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में क्लोज नहीं होगा, अगले ईयर में इसके बैलेंसेस ट्रांसफर हो जाते हैं। जबकि रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड ड्राइंग के अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, ये इसी साल के एंड में क्लोज हो जाएंगे कैपिटल में, और अगले साल दोबारा से इनको ओपन किया जाएगा। अब ये सवाल हमारा ये है कि हम नॉमिनल अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे। तो क्लोज करने का प्रोसेस क्या है, देखें, क्लोजिंग प्रोसेस को अब एक्सप्लेन करें, वही जो हमने बातें की उसको लिख के दिया है, फिर हम करके भी दिखाएंगे आपको। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपको रेवेन्यू अकाउंट्स को क्लोज करना है। कैसे क्लोज करेंगे, रेवेन्यू अकाउंट्स कहां पर होते हैं, क्रेडिट में, डेबिट में। तो क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे ना, और डेबिट करेंगे तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा, नहीं, अकाउंट क्लोज हो जाएगा, रेवेन्यू क्लोज नहीं होगी। रेवेन्यू निकल के ट्रांसफर हो जाएगी किसमें, कैपिटल में, इनकम समरी में, और इनकम समरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। अब देखेंगे लिखा हुआ है, क्लोज रेवेन्यू अकाउंट्स, क्लोज ऑल रेवेन्यू अकाउंट्स बाय डेबिटिंग देम। सारे रेवेन्यू अकाउंट्स को क्लोज करो, डेबिट कर दो, क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि वो क्रेडिट में होते हैं ना, क्लोज करने डेबिट कर दो। एंड ट्रांसफर देयर बैलेंसेस इनटू इनकम समरी अकाउंट, और उनके बैलेंसेस को इनकम समरी अकाउंट में डालो। कैसे, इनकम समरी को क्रेडिट कर दो। सही हो गया, पहला स्टेप है। पहले स्टेप मतलब पहली एंट्री। पहली एंट्री क्या है, कमीशन इनकम, फी इनकम, सर्विस इनकम, सब क्रेडिट, इनकम समरी डेबिट। तो हम करेंगे इसको, सिर्फ हमने सुना है। और दूसरा स्टेप क्या है, सारे एक्सपेंस के अकाउंट को क्लोज कर दो। कैसे, सारे एक्सपेंसेस कहां होते हैं, डेबिट में। तो सबको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। और जब वो क्रेडिट होंगे तो अकाउंट तो क्लोज हो जाएंगे, और वो सारे निकल के कहां चले जाएंगे, इनकम समरी में। इनकम समरी क्या हो जाएगी, इनकम समरी डेबिट हो जाएगी। देखिए, क्लोज ऑल एक्सपेंस अकाउंट्स बाय क्रेडिटिंग देम एंड ट्रांसफर देयर बैलेंसेस इनटू इनकम समरी अकाउंट बाय डेबिटिंग इट। मतलब कोई पूछे कि एक्सपेंस के अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्रेडिट क्यों करते हो, तो जवाब दे सकते हैं आप, बोलेंगे डेबिट में बैलेंस होता है ना, क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे। इनकम समरी को क्यों कर रहे हो डेबिट, आप बोलेंगे एक्सपेंस अपने अकाउंट में डेबिट में होता है, इनकम समरी में भी डेबिट में ही जाएगा, ताकि वो शो करे कि मैं एक्सपेंस हूं, मैं इनकम समरी की डेबिट साइड पे पड़ा हूं। इसके बाद स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 को परफॉर्म करने के 2 तरीके। इनकम समरी का बैलेंस क्रेडिट नहीं बच सकता है, और डेबिट में भी, क्रेडिट में रेवेन्यूज, डेबिट में एक्सपेंसेस। तो देखिए 2 स्टेप्स, 2 तरीके से हैं। ये पहला लिखा हुआ है, क्लोज इनकम समरी अकाउंट। पहला क्या है, इफ रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंस, तो क्या होती है वो, इनकम। और ऐसे में रेवेन्यू कहां होगी, इनकम समरी की क्रेडिट साइड पे, एक्सपेंस होगा इनकम समरी की डेबिट साइड पे। इनकम समरी अकाउंट का बैलेंस कहां पर आ जाएगा, क्रेडिट में, बैलेंस क्रेडिट में आ जाएगा, यानी कि क्या कहलाएगा, नेट इनकम। देखिए कितने तरीकों से लिखा भाई, 3 तरीकों से लिख के दिया मैंने आपको। रेवेन्यू एक्सपेंसेस ज्यादा हो तब भी यही होगा, इनकम समरी का अकाउंट है, क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है तब भी यही होगा, यानी कि नेट इनकम हो तब भी यही होगा। बात वही है, इनकम समरी का अकाउंट में क्रेडिट में ही बैलेंस होगा। तो आप क्या करेंगे, इनकम समरी के अकाउंट को, इनकम समरी का अकाउंट में क्रेडिट में बैलेंस है तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लोज इट, इट मतलब इनकम समरी अकाउंट, बाय डेबिटिंग इट। इनकम समरी अकाउंट की नेचर क्या है, दिस इज टेम्पररी अकाउंट। जब इसमें रेवेन्यू जाती है ना, रेवेन्यू फर्स्ट टाइम, तो इसकी नेचर रेवेन्यू वाली बन जाती है, और जब एक्सपेंस जाता है तो या तो इनकम होगी या लॉस होगी। तो ये एक टेम्पररी अकाउंट है, इसमें जो जाता है उसकी नेचर वैसी बनती चली जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है इनकम समरी का अकाउंट की नेचर क्या है, तो आप बोलेंगे दिस इज टेम्पररी अकाउंट, इसकी कोई नेचर नहीं है, खुद की नेचर नहीं है। नेचर मतलब एसेट, लायबिलिटी, ऑन इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस वाली नेचर होती है ना, इसकी नहीं है, टेम्पररी। क्लोज इट बाय डेबिटिंग इट, तो इनकम समरी के अकाउंट में कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट, इसको क्लोज करने में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। एंड ट्रांसफर इट्स बैलेंस इनटू कैपिटल अकाउंट। अब इनकम समरी में क्रेडिट में बैलेंस था तो उसको डेबिट करके क्लोज कर दिया, और उसका बैलेंस कहां डालना है, कैपिटल में। तो कैपिटल में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट क्यों करेंगे, इनकम है, इनकम कैपिटल को बढ़ाती है, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, अभी देखिए दूसरा बता रहे हैं, अगर एक्सपेंस ज्यादा हुआ, इनकम समरी का अकाउंट में डेबिट में बैलेंस आ गया क्योंकि नेट लॉस है, तो फिर इनकम समरी का अकाउंट को क्लोज करने के लिए डेबिट थोड़ी करेंगे, क्रेडिट करेंगे डिफरेंस से, और फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, और कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे।
और आखिरी स्टेप क्या है, ड्राइंग के अकाउंट को क्लोज करना है। ड्राइंग के अकाउंट को क्लोज करने के लिए ड्राइंग डेबिट में होती है, क्लोज करने के लिए क्रेडिट, और कैपिटल के अकाउंट को डेबिट। ड्राइंग इज द अकाउंट दैट इज डायरेक्टली क्लोज टू कैपिटल, नॉट टू इनकम समरी अकाउंट। इन तमाम स्टेप्स के अंदर स्टेप नंबर 3 वेरिएबल है, उसके भी दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग प्रोसेस में क्लोजिंग एंट्रीज बनती हैं और नॉमिनल अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। नाउ यू आर एबल टू प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज, सो वी शुड मेक इट। चले, ये है आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। हर काम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से होता है। जब हमारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाता है, इसमें हमारे पास कौन कौन से नॉमिनल अकाउंट हैं, रियल अकाउंट कौन कौन से हैं, कैश से लेकर कैपिटल तक। देख रहे हैं आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर में बनाने का फायदा, सारे रियल अकाउंट एक साथ हैं। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने तरीके से बनाते हैं तो फिर आपको ढूंढने पड़ते कि रियल अकाउंट में एसिड होता है, लायबिलिटी होता है, कैपिटल होता है, कहां कहां एसिड है, ये रहा एसिड, फिर नीचे एक मिला तो शाम हो जाए उसमें। इसी वजह से एक दफा ऑर्डर में बना के अपनी जान छुड़ाओ, उसके बाद आराम से रिलैक्स रहो, क्योंकि सारी चीजें तरतीब से मिलेंगी। ये आ गया। ये जो अकाउंट्स है हमारे पास, रेवेन्यू और एक्सपेंस, दीज आर द टेम्परेरी अकाउंट्स। इन अकाउंट्स को हमें क्लोज करना है, और जब ये खत्म हो जाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंस के अकाउंट्स, तो ट्रायल बैलेंस में सिर्फ कौन से अकाउंट्स बचेंगे, कैपिटल तक बचेंगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तो एक नया ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। उस ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले आप लोग मुझे क्लोजिंग एंट्रीज बनवा रहे हैं। कमीशन इनकम कितने से, एक ही रेवेन्यू है ना, 13,000। पहला स्टेप क्या था, सारी रेवेन्यू के अकाउंट को क्लोज करो। कमीशन इनकम नजर आ रही है क्रेडिट में, इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। और ये सारे देखिए एक्सपेंसेस है पांचों, ये सब का डेबिट में क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज। चलो बनवाया। यहां पर नाम लिखेंगे पहले, जर्नल में बनती है ये। आज तक आपने कौन कौन सी एंट्रीज पढ़ी हुई है, जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी, उसके बाद आपने एडजस्टिंग एंट्रीज पढ़ी थी। अब आप थर्ड टाइप की एंट्री पढ़ लो, क्लोजिंग एंट्री। जर्नल एंट्री साल के दौरान बनती है, एडजस्टिंग एंट्री पीरियड एंड पे ट्रायल बैलेंस को अपडेट करने के लिए बनती है। क्लोजिंग एंट्री पीरियड के एंड में इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने के लिए बनती है। हम क्या कर रहे हैं, हम लिखेंगे इकबाल एंड सन्स, और हम बना रहे हैं जर्नल में। ये वही जर्नल है जिसमें हम बाकी एंट्रीज बनाते हुए आ रहे हैं, बस उसमें क्लोजिंग प्रोसेस परफॉर्म किया जा रहा है। डेट क्या थी, 2008 दिसंबर 31। बहुत आसान है क्लोजिंग प्रोसेस। क्लोजिंग प्रोसेस आसान क्यों है, एक बच्चे ने पूछा। हाँ, पहली एंट्री दूसरी एंट्री हमेशा सेम है, फोर्थ एंट्री हमेशा सेम है, थर्ड में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। तो हम क्या करेंगे, लेकिन ये प्रोसेस याद रहेगा तो ट्रेडिंग की क्लोजिंग एंट्री समझ में आएंगी। क्लोजिंग लिख देंगे हम। अब बताएं, हमारे ट्रायल बैलेंस में एक ही रेवेन्यू का अकाउंट है, कमीशन इनकम W2। तो इसको क्लोज करने के लिए क्या करें, डेबिट करूं क्रेडिट करूं, तो मैं क्या करूंगा, हम अकाउंट्स नहीं बना रहे। मैंने आपको अकाउंट की मदद से क्यों समझाया, उससे आसानी से समझ में आता है। हम लोग अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, हम एंट्रीज बनाएंगे। वो जो मैंने अकाउंट से पोस्टिंग करा था डेबिट क्रेडिट, वो डायरेक्ट थोड़ी होती है, उधर एंट्री बनेगी तो पोस्ट होगा ना। हमें पेपर में वो एंट्रीज मांगेगा हमसे, लेकिन अकाउंट की फॉर्म में भी आपको नजर आ गया। कमीशन इनकम डेबिट, ये हमने जैसे डेबिट किया कमीशन इनकम W2 13,000 से जैसे डेबिट हुआ, ये अकाउंट खत्म हो गया। अब अकाउंट तो खत्म हो गया, लेकिन रेवेन्यू तो खत्म नहीं हुई। रेवेन्यू को निकाल के हमने इसकी जगह पर एक दूसरा अकाउंट ओपन कर दिया, इनकम समरी, और इनकम समरी में डाल दिया। इस तरीके से एक अकाउंट से निकाल के सीधे दूसरा अकाउंट में ट्रांसफर करने का ये तरीका है। किसी भी अकाउंट से अमाउंट को दूसरा अकाउंट में डालना है, अगर आप डाल सकते हो, मतलब अलाउ है, तो आप उस अकाउंट को क्लोज करो, दूसरा अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। भाई ये देखना पड़ेगा कि उस अकाउंट में बैलेंस कहां पर था, 13,000। ये हमने क्या किया है, कमीशन इनकम। एक बच्चा बोल रहा है कमीशन इनकम को क्लोज कर दिया हमने। कमीशन इनकम को क्लोज नहीं किया हमने, कमीशन इनकम को इनकम समरी में ट्रांसफर किया हमने। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमने कमीशन इनकम के अकाउंट को क्लोज कर दिया। अकाउंट क्लोज होता है, इनकम क्लोज नहीं होती। इनकम समरी में ट्रांसफर होता है। बोल ऐसे सकते हैं आप कि इनकम समरी में आपने क्लोज कर दिया, लेकिन वो क्लोज नहीं हुआ, इनकम समरी में, इनकम समरी में ट्रांसफर हुआ है। करके भी दिखाया ना, इनकम समरी में अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर होता है।
इनकम समरी जो क्लोजिंग एंट्री है ना, उसका नाम क्लोजिंग एंट्री क्यों रखा है? हालांकि उसमें ट्रांसफरिंग भी हो रही है कि ज्यादातर काम क्लोजिंग का हो रहा होता है, इस वजह से इसका नाम क्लोजिंग रखा है। अब इसमें एक चीज और भी आपके सामने आएगी, वी आर क्लोजिंग कमीशन इनकम अकाउंट ओनली एंड वी आर ट्रांसफरिंग कमीशन इनकम फ्रॉम वी आर ट्रांसफरिंग कमीशन इनकम फ्रॉम इट्स अकाउंट टू इनकम समरी अकाउंट। जी क्या लिखूं नरेशन? एक बच्चा बोला लिख दें टू ट्रांसफर कमीशन इनकम फ्रॉम कमीशन इनकम अकाउंट टू इनकम समरी अकाउंट। सही है ये नरेशन, लेकिन आपको ये लिखनी है टू क्लोज कमीशन इनकम अकाउंट। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया ये लिखती है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे रेंट इनकम भी होता, एडवर्टाइजिंग इनकम भी होता, तो आप क्या करते? कमीशन इनकम डेबिट, रेंट इनकम डेबिट, एडवर्टाइजिंग इनकम डेबिट, इनकम समरी क्रेडिट। फिर नरेशन क्या लिखते? टू क्लोज ऑल रेवेन्यू अकाउंट्स। अभी ऐसा नहीं है, पहला स्टेप हो गया। अब मैं ये स्टेप आपको अकाउंट में भी करके दिखा रहा हूं। हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे, वो इनकम समरी का बनाएंगे। इनकम समरी का अकाउंट बनाएंगे और उसमें कमीशन इनकम को ट्रांसफर करेंगे। इनकम समरी क्या हो रही है? डेबिट क्रेडिट। अच्छा ऐसी बनानी है आपको क्लोजिंग एंट्री। घर जाएंगे आप, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तीनों क्वेश्चन के, और तीनों क्वेश्चन की क्लोजिंग एंट्री ऐसी बनेगी। आपके तीनों क्वेश्चन के अंदर जो भी रेवेन्यू है वो डेबिट होगी। कहां से उठाओगे डाटा? एचएससी बैलेंस से। इनकम को डेबिट करके इनकम समरी को क्रेडिट कर देना। अब मैंने यहां पर इनकम समरी का अकाउंट देखिए बनाया हुआ है। मैं इसको दोबारा से आपके लिए लिख देता हूं। ये हमने अकाउंट बनाया है सिर्फ इनकम समरी का। हमारी पहली एंट्री में इनकम समरी क्या हो रही है? क्रेडिट। तो देखिए मैं क्रेडिट में डालूंगा ना 13,000, और ये क्या आया है? कमीशन इनकम। तो हुआ क्या? हमारी जितनी भी इनकम थी एक ही थी, वो इनकम समरी की क्रेडिट साइड पर आ गई। इनकम समरी की क्रेडिट साइड पर आती ही रेवेन्यूज है। अब एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था कि सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट्स को क्या कर दो? क्लोज। कैसे क्लोज करोगे? वो सब डेबिट में होते हैं। क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे तो डेबिट कैसे करेंगे? इनकम समरी। तो इनकम समरी कितने से डेबिट करूं? ये अभी हमें पता नहीं चल सकता, क्योंकि पहले तो हमें एक्सपेंसेस के अकाउंट्स को लिखना पड़ेगा। तो सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट्स क्रेडिट करेंगे हम। कहां है भाई एक्सपेंसेस के अकाउंट्स? ये रहे। क्या क्या नाम है? अब एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है सर ये जो डाटा आप उठा रहे हैं ना, कमीशन इनकम और ये एक्सपेंसेस, ये इनकम स्टेटमेंट में भी तो मौजूद है, हम यहां से भी तो उठा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप क्लोजिंग एंट्री बनाने के लिए डाटा प्री एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से भी उठा सकते हैं, क्लोजिंग एंट्री से भी उठा सकते हैं, क्योंकि सेम डाटा है वो। लेकिन मैं एडजस्टमेंट से क्यों, मैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से क्यों उठा रहा हूं? यहां पे नजर आ रहा है डेबिट में। आपके लिए कर रहा हूं मैं काम। आपको फ्यूचर में अगर ये अकाउंट्स विदाउट डेबिट क्रेडिट नजर आए तो आप आइडेंटिफाई खुद करना पड़ेगा आपको कि एक्सपेंस होते ही डेबिट में, तो क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। तो पहला एक्सपेंस क्या है? ऑफिस रेंट एक्सपेंस 350, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 500। तो इन दोनों को हम क्लोज करेंगे। जी करवाइए क्रेडिट। जी ऑफिस रेंट एक्सपेंस क्रेडिट होके क्लोज हो गया इसका अकाउंट। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने कितने अमाउंट थे? 350 से ये क्लोज हुआ और 500 से ये क्लोज हुआ। इसके बाद कौन कौन से अकाउंट से हमें जरा देखते हैं हम लोग। एक है हमारे पास ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 50, बैटर एक्सपेंस 500 और सैलरी एक्सपेंस 1000। सही है। तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, बैड डेट्स एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, और बेटा क्या है? पहले सैलरीज है, बैड डेट्स एक्सपेंस और सैलरीज एक्सपेंस। अब इसमें अमाउंट लिखें। ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस 50 रुपए था, बैड डेट्स एक्सपेंस 500 था, सैलरी एक्सपेंस 1000। ये हमने सारे अकाउंट्स क्रेडिट करके क्लोज कर दिए। अब इन सबको इनकम समरी में ट्रांसफर करेंगे तो इसका टोटल करके ट्रांसफर करेंगे ना 2400 रुपए आएगा। तो देखिए दूसरी एंट्री तो बन रही है ना, ये भी हमेशा यही रहेगी। आप लोग जब बनाएंगे घर में इनकम समरी डेबिट और एचएससी ट्रायल बैलेंस से सारे एक्सपेंसेस निकाल के क्रेडिट कर देना, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। नरेशन रिकॉर्ड कर रहे हो भाई, क्लोज कर रहे हो। टू क्लोज ऑल एक्सपेंस अकाउंट्स। अब एक बंदा लिखे
टू क्लोज ऑफिस एंड एक्सपेंस अकाउंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस अकाउंट, बेडर्स एक्सपेंस अकाउंट, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट, शाम हो जाएगी इसमें। टू क्लोज ऑल एक्सपेंस अकाउंट लिखने खत्म करें। अगर एक होता तो हम लिख देते, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता, मुमकिन नहीं है वैसे ऐसा, तो हम लिखते टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। अब इन तमाम को ट्रांसफर करेंगे कहां पर? इनकम समरी में। इनकम समरी डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, लेकिन पोस्टिंग करते वक्त जब मैं 2400 से इनकम समरी को डेबिट करूंगा तो मुझे सारे लिखने पड़ेंगे ना। पता है आपको ये बात कि जब डेबिट की पोस्टिंग होती है तो क्रेडिट वाले सारे लिखने पड़ते हैं, एक थोड़ी लिखेंगे आप। अभी हमने जैसे इसमें इनकम समरी को क्रेडिट किया 13,000, सामने क्या लिखा था? कमीशन इनकम। अब जब इनकम समरी डेबिट हो रही है 2400 से, तो मैं इनकम समरी को डायरेक्ट 2400 से डेबिट थोड़ी कर सकता हूँ, मुझे सब लिखने पड़ेंगे और ये अमाउंट लिखूंगा तो सम होकर 2400 हो जाएगा। ये देखिए हमारा इनकम समरी का अकाउंट आ गया, इसमें मैं डेबिट कर रहा हूं इन सबको। चलिए कितने कितने से? ऑफिस एंड एक्सपेंस 350 से डेबिट हो रहा था, हमने इनकम समरी में ऑफिस एंड एक्सपेंस को डाल दिया, और डेप्रिसिएशन 500 था, ऑफिस एक्सपेंस 50 था, बेडर एक्सपेंस 500 था और ये 1000 था। ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस अपने अकाउंट में डेबिट में थे इनकम समरी के अकाउंट में आ गए। अब थर्ड एंट्री बनाने से पहले ये मैंने इनकम समरी का अकाउंट बनवाया ऐसी वजह से थर्ड एंट्री के लिए। बताएं क्रेडिट में कितना अमाउंट है? 13,000 जो शो कर रहा है किसको? रेवेन्यूज को। डेबिट में कितना अमाउंट है? ऐड कर लें कितना आ रहा है ये 2400। तो क्रेडिट ज्यादा है डेबिट ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है। कितना ज्यादा है? क्रेडिट में कितना अमाउंट ज्यादा है भाई? 10,600। तो इस अकाउंट को अगर मैं खत्म करूं, इस अकाउंट को क्यों ओपन किया था इनकम समरी को? इस इनकम समरी के अकाउंट को इस वजह से ओपन किया था कि हम कैपिटल में रेवेन्यू एक्सपेंस को डायरेक्ट ट्रांसफर ना करें, बल्कि हम इसके थ्रू ट्रांसफर करें। तो इसको अब हमने क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंस में डाल दिए तो इसका पर्पस भी पूरा हो गया, तो इसको भी क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए क्या करूंगा मैं? इसको डेबिट, और जब मैं इसको डेबिट करूंगा 10,600 से, दोनों साइड 13,000 रुपए हो जाएंगी, ये अकाउंट क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन ये 10,600 इनकम है लॉस है? एक्सपेंस ज्यादा है या रेवेन्यू ज्यादा है? नेट इनकम है। नेट इनकम कैपिटल को बढ़ाती है कम करती है? बढ़ाती है। तो कैपिटल बढ़ के क्रेडिट होना चाहिए डेबिट। तो ये जो हमारी एंट्री बनेगी यहां पर थर्ड एंट्री, इसमें मैं इनकम समरी का अकाउंट को डेबिट करूं क्रेडिट करूं? दोबारा बताएं अब डेबिट क्यों कर रहा हूं? बेटा इसको सही तरीके से एनालाइज करें आप लोग। 13,000 क्रेडिट में है और 2400 डेबिट में है। क्लोज करने का मतलब ये होता है दोनों साइड्स बराबर करो। दोनों साइड को बराबर करने के लिए मुझे 10,600 से डेबिट करना पड़ेगा ना इसको। अब दोबारा यही बात पूछूं तो आप यही बोले ना कि डेबिट करेंगे इनकम समरी का अकाउंट, और क्रेडिट में 10,600 ज्यादा है तो क्रेडिट में रेवेन्यू ज्यादा है ना, रेवेन्यू एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो ये 10,600 हमारी इनकम है। यही बात मैं दोबारा पूछूं तो आप सही बताएं मुझे। जी थर्ड एंट्री है, मुझे इनकम समरी का अकाउंट को क्लोज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा क्रेडिट करना पड़ेगा? डेबिट क्यों करूंगा? तो क्रेडिट में अमाउंट ज्यादा है। कितना ज्यादा था? तो मैं इनकम समरी को 10,600 से यहाँ डेबिट करके दिखाऊंगा। एंट्री में करना पड़ता है काम, इनकम समरी डेबिट 10,600, और इसको नॉर्मल एंट्रीज ही नहीं आती। अल्लाह माफ करे। जब ये कहा जनरल में काम कर लो खुद ही। अब ये देखे ना, ये अब वो एंट्रीज जो हम पहले बनाते हुए आया था वो बन रही है, अब रुकेंगे थोड़ी हम। अब कैपिटल आएगा, कैपिटल बढ़ाऊं कम करूं? बढ़ाएंगे। क्यों? एक बच्चा बोल रहा था, मेरी बात सुने, इनकम समरी डेबिट होता है ना तो कैपिटल क्रेडिट ही होता है। तो सही बोल रहा है वो, लेकिन ये रहता नहीं लगाया। इनकम समरी डेबिट क्यों हो रहा है? मैंने उससे पूछा तो बोला भाई इनकम समरी डेबिट इस वजह से हो रहा है क्रेडिट में ज्यादा था। बोले क्रेडिट में ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? बोला क्रेडिट में ज्यादा होने का मतलब होता है रेवेन्यू ज्यादा थी। तो उससे पूछा रेवेन्यू ज्यादा होती है तो क्या होता है? बोला इनकम होती है। अब मैंने बोला अच्छा इनकम जब होती है कैपिटल बढ़ता है कम होता है? बोलता है बढ़ता है। और कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है? बोला क्रेडिट होता है। बोला यही रीजन भी तो है ना आप कि कैपिटल आप इस वजह से बढ़ा रहे हैं इकबाल का, क्योंकि इनकम अर्न किया आपने, इनकम अर्न करोगे तो कैपिटल बढ़ के क्रेडिट होगा। नरेशन टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट, इनकम समरी का अकाउंट को भी क्लोज कर दिया। अब देखें गौर से देखिएगा, ड्राइंग है, ड्राइंग है या नहीं? इसके लिए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जाए आप। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आपको ड्राइंग का अकाउंट नजर नहीं आ रहा, और जब ड्राइंग का अकाउंट है ही नहीं तो फोर्थ एंट्री नहीं बन सकती। तो पहली एंट्री हमने क्या बनाई? अब आप देखें दोबारा से,
ये हमेशा ऐसी बनेगी। घर जाकर आप जब खुद क्लोजिंग एंट्री बनाएं तो रेवेन्यूज को डेबिट करके इनकम समरी को क्रेडिट कर देना। दूसरा, इनकम समरी डेबिट करके सारे एक्सपेंसेस क्रेडिट, ये अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे। दूसरे अकाउंट हम बना नहीं रहे ना, हमने कमीशन इनकम का अकाउंट थोड़ी बनाया। थर्ड एंट्री बनाते वक्त एहतियात करनी है, यहीं से देख सकते हो क्रेडिट की इनकम समरी और ये डेबिट की इनकम समरी, यहां से भी आपको नजर आ रहा है क्रेडिट वाली ज्यादा है, इसका मतलब क्रेडिट में अमाउंट ज्यादा है। माइनस कर लो यहीं से, 13,000 में से माइनस कर लो 2,400, माइनस किया तो 10,600 का क्रेडिट में ज्यादा है, तो इनकम समरी को डेबिट कर दो। यहाँ पे इनकम समरी का अकाउंट क्लोज, कैपिटल क्रेडिट कर दो। अगर ये 13,000 होता और ये इनकम समरी जो है हमारी 15,000 होती, डेबिट वाली, एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते, तो 2,000 डेबिट में ज्यादा होता तो इनकम समरी को क्लोज करने के लिए क्रेडिट करता फिर और कैपिटल को डेबिट करता। ये एंट्री हमेशा सेम बनेगी और दूसरी एंट्री भी हमेशा सेम बनेगी। ये एंट्री दो तरीके से बन सकती है, इनकम समरी डेबिट कैपिटल क्रेडिट या कैपिटल डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट। और फोर्थ एंट्री हमेशा सेम बनेगी, दैट इज ड्राइंग क्रेडिट और कैपिटल डेबिट। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ वो है ही नहीं ना हमारे पास, बताया है मैंने अभी आपको। में बहनें बैठी हुई है तो थोड़ा हल्का होना पड़ता है इंसान को। अभी मैंने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आपको बताया है, मुझे दोबारा बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, लेकिन थोड़ा सा क्लास भी तो होनी चाहिए ना। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हमने देखा था, अब उससे बात हो रही है और लगा पड़ा हुआ है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में मैंने अभी बताया लोगों को कि ड्राइंग का अकाउंट ही नहीं है। आप जो दूसरे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाए ना उसमें ड्राइंग का अकाउंट है, तो उसकी फोर्थ एंट्री बनेगी। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, बना लेना, ये बना के दिखा देता हूँ तुम्हें। अगर ड्राइंग होती इधर सवाल में तो आप एक एंट्री और बनाते हैं, अब देख लीजिएगा कैसे बनेगी। फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग होती 5,000, तो ड्राइंग को तो इनकम समरी में डालते ही नहीं है, ड्राइंग डायरेक्ट कैपिटल में। और इनकम समरी में क्यों नहीं डालते, मैंने नहीं बताया ना ये बात आपको। इनकम समरी में ड्राइंग को क्यों नहीं डालते, ये बात मैंने नहीं बताई ना आपको। बताइए क्या बताया? इनकम या लॉस निकालने के लिए ड्राइंग यूज नहीं होता। इनकम समरी में सिर्फ वही टाइटल्स जाते हैं जो इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। ये याद रखें, दिस इज तारीखी जुमला। इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स ही इनकम समरी में क्लोज होंगे, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में मौजूद अकाउंट इनकम की डिटर्मिनेशन में यूज होते हैं। ड्राइंग नहीं आता इनकम स्टेटमेंट। अब ड्राइंग अगर होता कितने से, 5,000 से, तो क्लोज कैसे करते? ड्राइंग कहां पर होता है? डेबिट में। क्लोज करने के लिए क्रेडिट, ड्राइंग इकबाल ऐसे बना लेना और कैपिटल कम करके डेबिट कर दोगे। इकबाल कितने से? 5,000। नरेशन क्या लिखोगे? टू क्लोज ड्राइंग अकाउंट। सही है ये, लेकिन अभी नहीं है अल्लाह के करम से। अब सुनो क्या नजर आ रहा है? क्लोजिंग एंट्रीज नजर आ रही है आपको? और कुछ नजर आ रहा है? कुछ ऐसी बात जो आपके दिमाग में आई हो? टोल्ड यू कि एक दिन आएगा मैं आपसे बोलूंगा कि कोई ऐसी बात जो आपके दिमाग में आई हो और आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। जब मैंने एडजस्टिंग एंट्रीज आपको पढ़ाना शुरू की थी तो उस टाइम ये बताया था, अगर आपको आती है एडजस्टिंग एंट्रीज तो उनसे, जिनको आती है उनसे बात करो। ये एडजस्टिंग एंट्रीज की मदद से हम 4 टाइप के अकाउंट्स को अपडेट करते हैं। कौन कौन से? एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। जितनी भी एडजस्टिंग एंट्रीज आपने देखी हैं उनमें से किसी एडजस्टिंग एंट्री के अंदर कैपिटल का अकाउंट नहीं था। कैपिटल का अकाउंट एडजस्ट होता है क्लोजिंग एंट्रीज की मदद से। एडजस्टमेंट का मकसद क्या होता है? अपडेट करना। तो कैपिटल का अकाउंट देखे ना, कितना था एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इस सवाल में? 5,000। अब 10,600 से बढ़ गया, ये अभी बढ़ाया आपने। 10,600 से एंट्री जब तक नहीं बनती अकाउंट थोड़ी बढ़ेगा। अभी बढ़ाया आपने, कैपिटल को बढ़ा के क्रेडिट किया 10,600 से। कैपिटल कितना हो गया? 15,600। तो कैपिटल का फाइनल अमाउंट हमने इस एंट्री को बनाकर निकाला है। यानी अगर ये एंट्री ना बने तो अकाउंट में कैपिटल में ये 10,600 पोस्ट नहीं होगा, और 10,600 पोस्ट नहीं होगा तो कैपिटल का फाइनल बैलेंस नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल का फाइनल बैलेंस कब तक नहीं निकल पाता? जब तक क्लोजिंग एंट्री नहीं बनेगी। क्लोजिंग एंट्री में रेवेन्यू, एक्सपेंस और ड्राइंग का अकाउंट कैपिटल में क्लोज होंगे तो कैपिटल फाइनल बैलेंस निकल के आएगा कैपिटल का। इट मींस क्लोजिंग एंट्री में हम क्या क्या कर रहे हैं? एक तो हम क्लोजिंग कर रहे हैं, कौन कौन से? इनकम समरी का अकाउंट क्लोज किया, कमीशन का अकाउंट क्लोज किया, एक्सपेंसेस का अकाउंट क्लोज किए, और क्या कर रहे हैं? हम ट्रांसफर कर रहे हैं रेवेन्यू, एक्सपेंस और के बैलेंसेस को इधर से उधर, उधर से इधर। और तीसरा काम कैपिटल को एडजस्ट करना है। और एक और काम होता है क्लोजिंग एंट्री में, वो आगे वाले लेक्चर्स में आएगा।
4 ही काम होते हैं क्लोजिंग एंट्री की मदद से। पहला काम अकाउंट को क्लोज करेगी, दूसरा काम बैलेंसेस को ट्रांसफर करेगी, तीसरा काम इसकी मदद से हम कैपिटल के अकाउंट को एडजस्ट करते हैं। तो पांचों किस्म के अकाउंट एडजस्ट होते हैं। एक सवाल पूछा था मुझसे ये क्लास में एक स्टूडेंट ने कि एडजस्टमेंट से सिर्फ 4 ही अकाउंट अपडेट हो रहे हैं, कैपिटल का अकाउंट अपडेट नहीं हो रहा, तो कैपिटल का अकाउंट अपडेट करके नहीं बताएंगे हम, तो अपडेट करेंगे हम, लेकिन इस वक्त करेंगे ना, जब तक इनकम नहीं निकलेगी तो कैपिटल कहां से अपडेट होगा। मैंने आपको सारी बात बता दी। अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने सीखा जर्नल कैसे बनता है, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट बनी, फिर एडजस्टेड अकाउंट बना के एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया, इनकम स्टेटमेंट बनाया, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी भी बनाई और क्लोजिंग एंट्री भी बना ली। क्लोजिंग एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोजिंग एंट्री को जरा सही तरीके से आपको जो है उसके स्टेप्स में आपको ये स्लाइड भी भेज दूंगा, स्टेप्स समझ के याद कर लीजिएगा। क्लोजिंग एंट्री में सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के टाइटल्स को क्लोज किया जाता है और उसके साथ साथ ड्राइंग के अकाउंट को। अब आइए, अब मुझे एक बात बताइए, ये था ना आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, कौन कौन से अकाउंट चले गए? चले गए मतलब क्लोज हो गए। कमीशन इनकम से लेकर सैलरी एक्सपेंस तक के अकाउंट गए। इसके अलावा जो कैपिटल नजर आ रहा है 13,000 था कैपिटल, नहीं सॉरी 5,000, ये अब 5,000 नहीं रहा, अब ये 15,600 हो चुका है। अच्छा, ये क्यों हुआ 15,600? क्लोजिंग एंट्री बनाने की वजह से। अब मुझे बताएं इन अकाउंट्स में क्लोजिंग एंट्री की वजह से क्या तब्दीली आई है? कुछ भी तब्दीली नहीं आई। वजह दीज आर द परमानेंट और रियल अकाउंट्स, क्लोजिंग एंट्री में आते ही नहीं है। इसका मतलब है अगर मैं नया ट्रायल बैलेंस बनाऊं, दैट इज पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। पोस्ट माने बाद में, पोस्ट क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग के बाद का ट्रायल बैलेंस, जिसको दूसरे लफ्जों में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस या एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, सॉरी, जिसको दूसरे लफ्जों में आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं। पोस्ट क्लोजिंग या आफ्टर क्लोजिंग। पोस्ट मतलब आफ्टर, जब मैं किसी और चीज के बारे में सोचना शुरू हो गया ना, तो पोस्ट क्लोजिंग, वो किसी और चीज के बारे में, वो क्या है वो आपको बताता हूँ ठहरिए। तो क्लोजिंग के बाद जब नया ट्रायल बैलेंस बनेगा ना, तो उसमें कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं आएगा, सारे रियल अकाउंट्स आएंगे कैपिटल समेत। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पोस्ट क्लोजिंग बनाने के लिए ना मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लूंगा। अब देखिए कितना फायदा है सीक्वेंस में बनाने का, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप जाएं आगे, ये आ गया पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, और यहाँ पे आप करें पेस्ट और एक अकाउंट को चेंज कर दें, कैपिटल को 10,600, सॉरी 15,600। अरे 15,600 में कहां से ला सकता हूं? एक तो ये 15,600 देखिए, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी तो उठा सकता हूं, यहां पे भी आता है क्योंकि इसमें ये फाइनल कैपिटल आता है। या फिर क्लोजिंग एंट्री में जब आपने किया काम, तो क्लोजिंग एंट्री में आप देख लें, कैपिटल को क्रेडिट किया है तो ऐड कर लें, और कैपिटल को डेबिट किया है तो लेस कर लें, और फिर जो बैलेंस आए उसको यहां लेके चले जाएं पोस्ट क्लोजिंग। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में सारे एसेट लायबिलिटी कॉपी कर लेने, कैपिटल को चेंज कर लेना है और टोटल कर लेना है। ये आपका पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बन गया। इसके लिए मेहनत की जरूरत नहीं है। अभी देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्टूडेंट बोला सर पेपर में इतना सारा करना पड़ेगा हमें, जर्नल से लेकर सारा थोड़ी करना पड़ेगा। आप ये तो मैं आपको सारा सिखा रहा हूँ। अब जब हम सारा कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि शॉर्टकट कैसे होगा। अभी शुरू में ना फर्स्ट टाइम जब कोई चीज पढ़ते हैं तो उसमें टाइम लगता है, फिर आगे जाकर मैं आपको बोलूंगा कर लो, क्लोजिंग एंट्री बना लो, हम तो खुद बना लेंगे। अगले वाली भी नई किस्म की क्लोजिंग एंट्री भी खुद बना लेंगे आप, अगर आपको ये वाली याद है तो। ये वाली नहीं याद तो फिर कुछ नहीं कर सकते। जब मैं आपको अकाउंटिंग साइकिल बता रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था, 5 मिनट में हो जाएगा। लेकिन ना पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कितने मिनट में किया हमने? 1 मिनट में भी नहीं हो, 1 मिनट में किया शायद। स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी कितने मिनट में किया हमने? 2-3 मिनट में कर लिया होगा। क्लोजिंग एंट्री में टाइम लगा है। अभी जरा देखते हैं, जरा वापिस जाकर माजी में जाते हैं। माजी की यादें ताज़ा करनी चाहिए इंसान को, तो माजी में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। ये हम जा रहे हैं माजी में। ये रहा हमारा अकाउंटिंग साइकिल, इसमें हमने ये गुस्से में आ गया, ये रहा जनरलाइजिंग की, लेजर बनाया, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एडजस्टमेंट सीखी, फिर एडजस्टमेंट के बाद हमने प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस को एडजस्ट करके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया, इनकम स्टेटमेंट बनाया, क्लोजिंग एंट्री बनाई, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर इक्विटी बनाई, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी बना दिया। अब बैलेंस शीट और ओपनिंग एंट्री बनानी है, रिवर्सिंग एंट्री तो हम बाद में करेंगे, बैलेंस शीट और ओपनिंग एंट्री बनानी है। अब ये क्या है बैलेंस शीट बहुत आसान है।
बैलेंस शीट में वही चीजें होती हैं जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन में होती थी। अकाउंटिंग में हमारे पास, आप एक बात बताएं, अच्छा सीक्वेंस में होता है सारा काम। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनता ही किसके बाद है? क्लोजिंग के बाद। अब पेपर में आपसे डायरेक्ट पोस्ट क्लोजिंग मांग ले तो आपके माइंड में बन रहा होगा सारा, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि इसके बाद बनता है तो फिर माइंड में कुछ भी नहीं बन रहा होगा, तो बहुत बड़ा मसला होगा। अब पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के बाद बनती है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में सिर्फ वही चीजें आ सकती हैं जो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में बची है। क्या बचा है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। तो बैलेंस शीट में आती है तीन चीजें, एसेट, लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी। एसेट की कितनी काइंड से? दो, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। तो हम इन्हीं चीजों को ना बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन में लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं? आइए लिखते हैं उसको। बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं हम लोग, और आप लोगों को क्या करना है? उन तीनों क्वेश्चंस को बैलेंस शीट तक लेके जाना है। इतना आसान सा काम है। एक स्टूडेंट ने रजिस्टर बनाए थे अपने। वो क्या करता था, पूरी स्लाइड भी अपने पास लिखता था। तो मैंने कहा भाई आप ये नहीं लिखें, आप इसके प्रिंट निकाल के पेस्ट कर लें, आप प्रैक्टिस में मेहनत करें। तो आप में से कोई ऐसी हरकत नहीं कर लेना भाई, पता चला स्लाइड भी रजिस्टर में लिख रहे हो। वो ज़्यादा ही बेचारा जो है, वो कभी कभार इंसान के साथ ऐसा हो जाता है ना इंसान के साथ। जाना देखने की जरूरत नहीं। दिस इज द फॉर्मेट फॉर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक ही पेज पर लैंडस्केप में बना लेना, या दो पेजेस पे। एक पेज पे एसिड आएगा, एक पेज पे इक्विटीज आ जाएगा। एसिड में करंट एसिड, फिक्स एसिड, और इक्विटीज में लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी। ये जो बैलेंस शीट है ना, इसमें प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है। अब आप करेंगे किस तरीके से, देखें जरा। आपको ना सबसे पहले एसिड साइड, इक्विटी साइड दोनों बराबर ही रखनी है। एसिड साइड में पहले हेडिंग डालेंगे आप करंट एसिड्स। एसिड साइड पे पहले क्या लिखे जाते हैं? करंट एसिड। छापने हैं सिर्फ आपको। अब आप देखिए, ये रहा आपका पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जो टाइटल्स हैं, इनमें एक टाइटल का अमाउंट चेंज हुआ है बस, कैपिटल का। तो आप यही टाइटल्स एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से भी उठा सकते हैं। कैपिटल को दिमाग में रखना कि तब्दील हो गया है। तो यानी कि प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस से तो कोई भी चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं जा सकती। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने बनाए अभी हमने? इनकम स्टेटमेंट बनाया, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। बाकी तो प्रोसीजरल काम है, वो भी इन्वॉल्व है, लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। एंड दिस इज द थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चौथा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे हम, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो एंड में पढ़ेंगे। अब आपको लिखना है पहले करंट एसेट्स। कौन कौन से करंट एसेट है आपके पास? कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट्स ऑफ डेब्ट भी करंट एसेट है भाई, कॉन्ट्रा करंट एसेट है। इसका ताल्लुक अकाउंट रिसीवेबल से होता है, दिस इज कॉन्ट्रा करंट एसेट। और कमीशन रिसीवेबल और ऑफिस सप्लाईज, दीज आर द करंट एसेट। इनको लिखना है। फर्नीचर फिक्स एसेट है ना, नॉन करंट एसेट है, एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर तक यूज होगा। इन करंट एसेट को लिखना है। अब करंट एसेट कितने भी हो, लिखने का तरीका एक ही है। क्या तरीका है? कैश है ना, आप लिखें कैश कितना है, कितना है भाई? 4550। ये लिख दिया आपने। कौन से कॉलम में? देखिए कॉलम बने हुए, फर्स्ट इनर, सेकंड इनर। तो आपने इसे फर्स्ट इनर में लिख दिया। इसके बाद ताकि मैं टोटल करके लाऊंगा ना फर्स्ट कॉलम में, इस वजह से इधर लिख रहा हूं। दूसरा कौन सा है? अब आपको जब मैंने बैड डेट्स पढ़ाया था तो उससे हम बताया था कि अकाउंट रिसीवेबल कितना है आपके पास? 3500। हम 3500 अकाउंट रिसीवेबल में से इसका अलाउंस ऑफ बैड डेट ले आकर क्या कर देंगे? लेस। बैड डेट्स के वक्त बताया था कि अकाउंट रिसीवेबल को डायरेक्ट क्रेडिट नहीं कर रहे। बैड डेट्स एक्सपेंस जब हमने एस्टिमेट किया था तो उस दिन ये बात हुई थी ना कि अगर हम बैड डेट एक्सपेंस डेबिट करें और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं तो इसका मतलब होगा कि वादा खत्म हो गया। इसी वजह से हमने बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट करके अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट नहीं किया था, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट किया था। तो ये अलाउंस ऑफ बैड डेट्स यहां पर आकर अकाउंट रिसीवेबल में से क्या होता है? माइनस। हम ये माइनस करेंगे यहां से ताकि आपने बैड डेट्स की एडजस्टमेंट पढ़ी थी हमारे साथ। तो ये जो 500 है ये इधर से माइनस कर लेंगे। माइनस करके जो अमाउंट आएगा ना, ये वो वैल्यू कहलाएगी जो हमें कस्टमर से मिलेगी। देखिए अकाउंट रिसीवेबल मींस वी हैव टू कलेक्ट 3500 फ्रॉम कस्टमर, दिस इज आवर एसेट। लेकिन हमने जब एडजस्टमेंट बनाई
तो उस वक्त हमने ये एस्टिमेट किया था कि इसमें से 500 रुपये हमें रिसीव नहीं होंगे। तो हमने कहा था एडजस्टमेंट में, देखें आप, एडजस्टमेंट जो हमने बनाई थी, यही ऊपर एडजस्टिंग एंट्रीज होंगी, ये इसमें हमने बोला भाई कि 500 रुपये की एस्टिमेशन है कि कलेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ हमने अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट नहीं किया था, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होने का मतलब होता है कस्टमर का प्रॉमिस खत्म हो गया। अब अगर मैं यहाँ अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देता ना, तो इसका मतलब होता है मैंने कस्टमर के अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया। फिर यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल डायरेक्ट 3000 आ रहा होता, फिर मुझे ये करने की जरूरत नहीं पड़ती जो मैंने किया है। लेकिन ये जो था ना अमाउंट, दिस इज एस्टिमेटेड अमाउंट। एस्टिमेटेड अमाउंट जब होता है तो वो तो अंदाजा है हमारा, तो उसमें हम अकाउंट रिसीवेबल को कम करने के बजाय अलाउंस ऑफ एडर्स को लिखते हैं और यहाँ पर ऐसी प्रेजेंटेशन देते हैं जिसमें हमने अपने एसिड को कम तो कर दिया, 3000 कर दिया है, लेकिन हम बता रहे हैं उसमें डिटेल कि असल में हमारे एसिड की वैल्यू 3500 थी, लेकिन हमें एस्टिमेशन है कि 500 नहीं मिलेंगे तो वैल्यू 3000 होगी, एंड वी आर कम्युनिकेटिंग द राइट अमाउंट दैट इज 3000 रुपीज। लेकिन अकाउंट रिसीवेबल को डायरेक्टली हमने 3000 नहीं किया। डायरेक्टली 3000 कब लिखते हैं? जब 100% यकीन हो जाए कि पैसे नहीं मिलेंगे। तो फिर आप ये नहीं करते, फिर आप इसको हटा देंगे, आप बोलेंगे नहीं ये नहीं होगा, आप इसको हटा देंगे, आप यहाँ लिखेंगे, बोलो भाई चलो अकाउंट्स, फिर वो एंट्री में क्या बनेगी, डेबिट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। हम ऐसा करते नहीं, हम डायरेक्ट लिख देंगे 3000, ये 500 रुपए गए, खत्म, अगर ऐसा होता तो। लेकिन हम तो ऐसे नहीं करते ना, हम तो यूं करते हैं, सही है, ओके। इसके बाद बताएं और कौन सा करेंट एसिड है, आगे पीछे हो गया सारा ये रहा भाई हमारा पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जी। इसके बाद हमारा यही था ना पोस्ट क्लोजिंग, कमीशन रिसीवेबल 5000, तो हम एक और एसिड लिखेंगे कमीशन रिसीवेबल। अब इसको मैं कहां लेके जाऊं, फर्स्ट इनर में या सेकंड इनर में? इसको मैं सेकंड इनर में क्यों लेके गया, क्योंकि लेस करके यहां लाना था। लेकिन इसको मैं कमीशन रिसीवेबल कहां लेके जाऊं, फर्स्ट इनर में 5000। और कोई करेंट एसिड है? ऑफिस सप्लाइज W1, बैलेंस शीट बनवाई जाती ना आपसे, तो वो आपकी ये चीज भी चेक कर रहा होता है कि आपको पता है कौन सा करेंट एसिड में जाएगा, कौन सा नॉन करेंट एसिड में जाएगा। ऑफिस सप्लाइज W1 250, तो आप यहां लिख देंगे ऑफिस सप्लाइज W1 5000, 5000 है 250। और कोई करेंट एसिड नहीं है तो खत्म। करेंट एसिड का जो अमाउंट है इसके नीचे 250 के नीचे लाइन डालें और इसको सम कर लें। ये सम किया, एक करंट एसिड का सम आ गया, दिस इज टोटल करंट एसिड्स, हो गया। ये प्रेजेंटेशन चल रही है, ये प्रेजेंटेशन ऐसी करनी है आपको, चेंज नहीं लाना उसको। अब इसके नीचे एक लाइन छोड़ी और हेडिंग डालनी है नॉन करंट एसिड्स। अब पता है नॉन करंट एसिड कौन से? फर्नीचर है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर कॉन्ट्रा नॉन करंट एसिड है। तब आप क्या करेंगे? अब अगर आपके पास, मैं अभी थोड़ी एक पहले लिख लेते हैं, फर्नीचर की कॉस्ट लिखेंगे ना। फर्नीचर की कॉस्ट कितनी थी? 5000। इसमें से लेस करेंगे क्या? एक्यूमुलेटेड है या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस, टाइम क्या हो रहा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी -500। इसको लेस करने के बाद आपके फिक्स एसिड आ जाएंगे। फिक्स एसिड का टोटल ये क्या कहलाएगा हमारा? टोटल नॉन करंट एसिड्स। अब अगर नॉन करंट एसिड एक से ज्यादा होते, फर्नीचर भी होता है, बिल्डिंग भी होती है, सबके एक्यूमुलेटेड होते, तो इन सबको यहां लिखते, पहले आप माइनस कर करके फर्स्ट इनर में लाते हैं, फिर सबके जो नेट वैल्यूज आ रही है उनको सम करके यहां ले आते हैं। मैं अभी दिखाता हूं कैसे होगा। अभी तो एक ही फिक्स एसिड है ना, ये हमारी एसिड साइड नियरली कंप्लीट हो गई। अब इक्विटी साइड में क्या आएगी? लायबिलिटी और कैपिटल। तो आप लिखेंगे लायबिलिटीज। देखिए इसमें वही चीजें आ रही हैं जो अकाउंटिंग इक्वेशन में होती है, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में हम ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं थी, प्रेजेंटेशन अलग थी। दूसरा, उसमें करंट एसिड फिक्स एसिड की क्लासिफिकेशन नहीं थी, और उसमें कोई अलाउंस ऑफ एडर्स हमें नजर नहीं आ रहा था, वैसे हो सकता है उसमें जी। अब हम लायबिलिटी में दो लायबिलिटी, अकाउंट पेबल, सैलरी पेबल। अकाउंट्स पेबल, सैलरीज पेबल, कितना कितना है? 700 और 1000।
इन दोनों को लिखेंगे फर्स्ट सिनर में। प्रेजेंटेशन में ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंटेशन चेंज नहीं कीजिएगा, ऐसी ही प्रेजेंटेशन रखिएगा। ये आ गया हमारे पास टोटल लायबिलिटीज। अब एक लाइन छोड़कर ऑनर्स इक्विटी सेक्शन बना देंगे। ऑनर्स इक्विटी सेक्शन में कैपिटल आना चाहिए ना डायरेक्ट 15,600, लेकिन आपके लिए बैड न्यूज ये है, होना तो यही चाहिए कि मैं कैपिटल लिख दूं 15,600, क्योंकि कैपिटल तो हमने स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी में बता दिया है कि 15,600 कैसे हुआ, वहां किया था ना हमने, इनकम ऐड करके दिखाई दी। लेकिन पाकिस्तान में ऑनर्स इक्विटी सेक्शन में पूरा वो काम किया जाता है जो स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी में हम करते हैं। क्या करते हैं? इनकम ऐड करके, इन्वेस्टमेंट को ऐड करके, ड्राइंग को लेस करके, पूरा काम करके दिखाना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे पास डायरेक्ट कैपिटल आना चाहिए 15,600 ऐसे। अब बाका बेंडर की बुक उठाएं, आपको डायरेक्ट मिलेगा कैपिटल लिखा हुआ। लोगों से पता है कि अकाउंटिंग साइकिल में इसी तरीके से काम होता है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। हम लिखेंगे 5,000 था, ऐड होगी नेट इनकम, ये पूरा काम करना पड़ेगा आपको। नेट इनकम ऐड होगी 10,600। कराची यूनिवर्सिटी का भी अगर आप पेपर दे रहे हैं एडीसी वगैरह का, ये जो आप एफएफए की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, इससे आप बीकॉम पार्ट एडीसी पार्ट 1 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो पूरी निकल जाएगी आप। इसके अलावा जो पार्ट 2 की हमारी वो अकाउंटिंग है, कुछ टॉपिक्स कैश फ्लोज और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ टॉपिक्स वहां के भी हो जाएंगे आप। और आप आगे एक और सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपकी अकाउंटिंग एक और है एफसीएम में, उसके बाद गई एडीसी की पूरी अकाउंटिंग हो जाती है टोटल। बल्कि और भी ऐसे टॉपिक्स आप पढ़ते हो इधर जो कि वहां है ही नहीं। टोटल ऑनर्स इक्विटी अगर आप आईसीए में सही तरीके से पढ़ रहे हो, पढ़ के, ये नहीं कि सिलेक्टेड पढ़ रहे हो और शॉर्ट की तलाश में घूम रहे हो कि पूछ रहे हो लोगों से यार शॉर्ट बताओ यार मुझे शॉर्ट। तो शॉर्ट में ना फिर आईसी में भी नहीं निकलेगा, कुछ और भी नहीं कर सकते। इसको मुकम्मल तौर पे पढ़ें आप अच्छी तरीके से, तो आपका दूसरी जो है ना ये क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये आपके लिए ऐसे हो जाएंगे हलवा। फिर पेपर वाले दिन जाके बैठोगे और दे दोगे पेपर, आज से पर देख के चले जाना बस। बहरहाल अब देखिए ये एसिड साइड थी, इक्विटी साइड थी। अब इसको सम करेंगे ना, सम करके बताएंगे कि एसिड का टोटल क्या आ रहा है और इक्विटी का टोटल क्या आ रहा है। बराबर आना चाहिए, बराबर आ गया, डेबिट क्रेडिट बराबर रखा है आपने, इसका मतलब टोटल एसिड्स यहां पे करें, इसमें ऐड कर लेंगे, ये आ गया हमारा टोटल इक्विटीज। अब इस बैलेंस शीट में मतलब क्या है इसका? ये बैलेंस शीट ये बता रही है कि अच्छा ये मैंने लाइन ज्यादा छोड़ी है इधर, आप एक दो लाइनें छोड़ के टोटल कर लीजिएगा, लेकिन टोटल आमने सामने होगा। ये एसिड और इक्विटी का टोटल आमने सामने आता है बेटा, ये ख्याल रखिएगा। ओके, ये बैलेंस शीट ये बता रही है कि हमारे पास बिजनेस में आज के दिन दिसंबर 31, 2008 को 17,300 रुपए के एसिड से, जिसमें से 12,800 के एसिड करंट हैं जो एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर मुकम्मल तौर पर या तो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे या मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाएंगे, और 4,500 के एसिड नॉन करंट एसिड हैं जो एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में मुकम्मल तौर पर कंज्यूम होंगे। और जो एसिड है 17,300 के, उसमें 1,700 के ऐसा अमाउंट है जो आउटसाइडर का है, हमारा नहीं है, हमें पे करना है, और 15,600 का ओनर का एसिड है। इसमें से 17,300 में से 15,600 का ओनर का है, और जो ओनर का एसिड है इसमें से 15,600 का, इसमें से 5,000 का उसने इन्वेस्ट किया था और 10,600 इस साल उसने कमाया है। मतलब इस एसिड के अंदर पूरे एसिड साइड में 10,600 का एसिड इस साल बढ़ा है। तो हमने क्या किया, एसिड बढ़ा था तो हमने कैपिटल भी बढ़ा दिया, तो इक्विटी साइड और एसिड साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। एसिड कैसे बढ़ा, सर्विसेज अंजाम दी, रेवेन्यूज अर्न की, उससे बढ़ाई। तो ये हमारी बैलेंस शीट भी बन गई। तो हमने कितने काम कर लिए, लास्ट टाइम तक हमने सिर्फ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का काम किया था, आप लोगों ने बनाया कुछ लोगों ने, और बहुत जबरदस्त अच्छी बात है। अब हम जाके घर पे इनकम स्टेटमेंट बनाएं, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी बनाएं, क्लोजिंग एंट्री बनाएं, और क्लोजिंग एंट्री के साथ इनकम समरी का अकाउंट लाजमी बनाएं, फिर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएं और बैलेंस शीट बनाएं। एक चीज रह गई, ओपनिंग एंट्री। कल क्लास में आते हैं 5 मिनट में ओपनिंग एंट्री करवा दूंगा मैं, फिर आप ओपनिंग एंट्री भी कर लीजिएगा। और कल मैं ट्रेडिंग बिजनेस का अकाउंटिंग साइकिल शुरू कर दूंगा। ट्रेडिंग बिजनेस के अकाउंटिंग साइकिल में यही सारी चीजें होंगी, आपको सब कुछ आता है। मुझे सिर्फ 2 जगह पर आपको, बल्कि 3 जगहों पर आपकी हेल्प करनी पड़ेगी। हेल्प है वो भी आपको, अगर ये अकाउंटिंग साइकिल
सर्विसिंग के आते हैं, आप मेरे साथ सारा काम कर लोगे। कहां कहां मुझे आपकी हेल्प करनी पड़ेगी? पहली हेल्प जर्नलाइजिंग के वक्त, ये है ना अकाउंटिंग साइकिल, ट्रेडिंग बिजनेस का पढ़ेंगे आप, सर्विसिंग बिजनेस का एक मैंने करवाया है, 3 तुम लोग खुद कर रहे हो। एक जर्नलाइजिंग के वक्त आपको मेरी जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसमें मर्चेंडाइज की ट्रांजेक्शन आएंगी और सर्विसिंग बिजनेस में तो मर्चेंडाइज नहीं थी, तो मर्चेंडाइज की ट्रांजेक्शन की एंट्रीज कैसे बनती है ये मुझे बताना पड़ेगा। लेजर में मेरी जरूरत नहीं है, आप ट्रायल बैलेंस में आपको मेरी जरूरत नहीं है, वैसे ही होगा सब। एडजस्टमेंट में आपको मेरी जरूरत नहीं है, वैसी एडजस्टिंग होगी, डेफर्ड एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस, वही सारी चीजें, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, एडजस्टिंग। ट्रायल बैलेंस में भी आपको मेरी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है मतलब खुद कर सकते हो, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कैसे होगा। और आपको मेरी जरूरत पड़ेगी फिर इनकम स्टेटमेंट और क्लोजिंग एंट्री में। मेन जरूरत इनकम स्टेटमेंट में ही पड़ेगी वैसे तो 3 जगहों में मैं आपकी हेल्प करूंगा, जनरलाइजिंग में, इनकम स्टेटमेंट में, क्लोजिंग एंट्री में। बाकी आगे वाला भी तुम लोग खुद बना लोगे, लेकिन मैं पूरा खुद बनवा रहा हूँ आपको, आपके साथ हूँ। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि आप खुद कर लोगे? जब मैं ये करवा रहा हूँ ना तो आपको मुझे बताना है, आप लोग बताएंगे कि सर लेजर ऐसे बनाएं, यूं करें, क्योंकि अकाउंट की कितने स्टेप्स होते हैं लेजर को बनाने के? पोस्टिंग, फूडिंग, बैलेंसिंग वही होंगे, एडजस्टमेंट जितने टाइप की थी वही रहेंगी, एडजस्टमेंट कभी भी चेंज नहीं होंगी अब। तो प्लीज आप लोग रिवाइज भी करके आइएगा और आज के लेक्चर को भी सही तरीके से पढ़कर और अपने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अब आगे आज आपको कम टाइम मिलेगा काम करने के लिए, कम से कम एक को तो करो आगे तक, एक को तो बैलेंस शीट तक लेके जाओ, दूसरे वाले को लेके चले जाओ बैलेंस शीट तक अगर टाइम कम है तो, फिर कल कर लेना और आगे कर लेना। लेकिन कल तुम लोगों को ट्रेडिंग का काम भी मिलने वाला है, ट्रेडिंग की एंट्रीज मिलेंगी तुम लोगों को, मैं बनाऊंगा, लेकिन फिर तुम लोग खुद घर पे बनाना। मैं सारी एंट्रीज तुम लोगों को बना के दिखा दूंगा, लेकिन तुम लोगों को घर पे बैठ के फिर खुद से बनानी है वो, तभी तो तुम लोगों को आएंगी फिर, वरना आएंगी थोड़ी बनाना। फाइल लाओ।